क्योंकि मेरा जो मानना है अगर क्रिकेट से कंपेयर, क्योंकि बट ऑब्वियस है हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स को फॉलो किया जाता है या जहाँ से प्लेयर्स जाना चाहते हैं वो क्रिकेट है। सो क्रिकेट में जो एक्सपेंसेज होते हैं या जो भी चीज़ें होता है उसको अगर कंपेयर करें तो हॉकी में उसके कंपेयर में थोड़ा कम है। ये मैं अब थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, यही लोगों का मिसकंसेप्शन है। बहुत साल से मैंने अभी जैसे बोला कि क्रिकेट आप कहीं पर भी खेल सकते हैं। आपको एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ ले करने के लिए आपको 7 करोड़ रुपया चाहिए। आपको ये कब भरोसा आया कि नहीं आप इंडिया के लिए खेल सकते हो? क्योंकि 1999 जब आपने बोला कि हॉकी पकड़ा, एक आया कि नहीं फोटो दिख जाना है, वो तो रिजल्ट था। बट जो आपने बोला कि वो जो प्रोसेस होता है, जो जर्नी होता है, जो ग्राइंड होता है, उसमें एक बार जब आप रम जाते हो तो वो एक कन्विक्शन अंदर से आता है। एक तो होता है कि नहीं मुझे रिजल्ट दिख रहा है, एक होता है कि मेहनत कर लिया अब मुझे मिल जाना चाहिए। वो कन्विक्शन वो कब आया? तब मुझे जब मैं वो चेक देखे, जब मैं पीछे जब मुड़ा, मैंने बोला आज 15 साल की उम्र में युवराज अगर आप अपने डैडी से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप इस घर को बदल सकते हो, तो आप ये झोपड़े को एक प्रॉपर घर में बदल सकते हो। वहाँ एक कन्विक्शन था कि मुझे हॉकी को कंटिन्यू करना है, और वहाँ से एक सपना हुआ कि अब कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू हैव दैट ट्राई कलर ऑन माई शोल्डर, कि नो मैटर वॉट, इतने बड़े पॉपुलेशन में मैं अपने कंट्री के लिए खेलूँगा, ये पक्का है। जब मैं पैदा हुआ था 1989 29 नवंबर, हमारे घर पे 40 इयर्स अंटिल 2011 इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वाटर कनेक्शन भी नहीं था ना, कि इवन टॉयलेट था। तो हम ऐसे परिस्थितियों से बड़ा हुए। आज भी उनकी वो वर्ड्स मेरे कान में गूंजती हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा अगर आपको सच में हॉकी खेलना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ बड़ा ही करना है लाइफ में। और आज मैं बहुत प्राउडली और बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हॉकी इज़ लाइक अ ब्रेड बटर। तो द ओनली रीज़न आई वांटेड टू प्ले हॉकी वाज टू सी माई पिक्चर इन द न्यूज़पेपर। तो उसी दिन मैंने उसको साइड में लिया, मैंने बोला बून मुझे भी हॉकी खेलना है, मुझे भी मेरा फोटो देखना है पेपर में। सो हॉकी के लिए अगर किसी को स्टार्ट करना है, बट जो ये शहर है जो आपने बोला मुंबई हो गया या तो बेंगलोर हो गया या कहीं भी ऐसा जहाँ पे कि हॉकी उतना अभी प्रोमिनेंटली नहीं है जी, वहाँ के लिए आप मतलब वहाँ का जो यूथ है उसको अगर करियर अपना हॉकी में बनाना है तो किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए? वहाँ के पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आई थिंक हम एक ही चीज़ में जो थोड़ा सा पीछे हैं कि हम कोई ग्रास रूट पे काम नहीं करना चाहता, बिकॉज यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मैं हमेशा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहता हूँ कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम है हमारे कंट्री में, मेक स्पोर्ट्स द कंपलसरी सब्जेक्ट। हर बच्चा को एक आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना कंपलसरी है। डजंट मैटर चाहे वो इंडोर गेम खेल रहा है या आउटडोर गेम खेल रहा है, बस उनको वो एक पीटी पीरियड हटा के उनको स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है। हमारे पास जितने बच्चे 18 लोग स्विगी जोमेटो करते हैं रोज़ रात को 18 लोग, 18 प्लेयर्स हैं जिसमें से रोज़ आते हैं 3 बच्चे। जो माटुंगा सर्कल है ना, वहीं के 3 बच्चे हैं, उसमें से एक लड़का आज के डेट में एक नेशनल चैंपियनशिप खेला। तो आप उनके पेरेंट्स को क्या बोलो? थोड़ी सी बॉल लग जाए, हॉकी लग जाए, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाए तो माँ बाप बोलते रहने दो, डेंजर गेम है। आज तक मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ हुआ है। आज तक 130 प्लस स्टिचेस हैं बॉडी में, 39 MRIs हैं, 80 प्लस एक्सरेज निकाले हैं, 5 सर्जरी हुई हैं। बट ठीक है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बहुत डीपली सैड फील होता है कि बच्चे 90% लाके भी सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज 94-95 नहीं आए। वो दबाव किसका है? पेरेंट्स का ही है, सोसाइटल प्रेशर। हाँ कि अब 95% आने, अरे क्या कौन पूछ, आज मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। ऑल आई नो आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई एम अ वेरी रेयर दैट एंड आई कैन प्राउडली से आई एम अ वेरी वेल एजुकेटेड हॉकी प्लेयर। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत शो पर। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी हमारे किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट पर एक ऐसे ही खास मेहमान हैं जो कि बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर कर सकते हैं। इंडियन हॉकी के प्रिंस मिस्टर युवराज वाल्मीकि, जिन्होंने एक यादगार मैच जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था उसमें पेनल्टी शूटआउट के थ्रू गोल करके भारत को पहला एशियन चैंपियनशिप जिताया था, और उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में हम आज उनसे बात करेंगे। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो सर, आप अगर अपना जो जर्नी है उसको एक डिफाइन करते हैं, डार्कनेस टू लाइट,
जी। तो अगर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, उसमें आपका बिगनिंग भी आता है, आपका जो पीक है वो भी आता है जी। सो उसके बारे में आप अगर बताएं। हाँ, जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है, और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हो, तो वो जो सफ़र होता है ना, वो हमेशा डिफ़िकल्टी होता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जितने यंगस्टर्स हैं, कि जस्ट इन्जॉय द जर्नी मोर देन द डेस्टिनेशन। तो आपके जर्नी आपकी कंसिस्ट होनी चाहिए, आपकी हार्डवर्क, परसिवियरेंस, आपका डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी, और आप एक सच्चे ईमानदारी से अगर वो काम करोगे तो वो सब कुछ पूरा होता है। जैसे आपने कहा कि वो डार्कनेस टू लाइट, वही मेरी ज़िंदगी रही है, और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि बस आगे बस लाइट ही लाइट रहे, और हमारा लाइफ में हमेशा लाइट रहे, और ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैं पैदा हुआ था 1989 29 नवंबर, तब ऑफ कोर्स हमारे घर पे 40 इयर्स अंटिल 2011 हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वाटर कनेक्शन भी नहीं था ना, कि इवन टॉयलेट था। तो हम ऐसे परिस्थितियों से बड़ा हुए, और 99 में एक सपना देखा हॉकी खेलने का, और जो मैं कभी खेलना नहीं चाहता था, उस पर भी एक कहानी है। बट जब 2011 में जब मैं इंडियन टीम में डेब्यू किया था, तब मैं वहाँ से, जब भारत हमारी जीती थी, और मैंने एक गोल किया था पेनल्टी शूट आउट में। तो जब हम वापस चाइना से दिल्ली आए थे, दिल्ली से मुंबई आए थे, तो वो एक गोल ने मेरे घर पे लाइट आ गई थी। तो वो हमेशा मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि मेरी जर्नी को, कि हमेशा एक डार्कनेस से लाइट की तरफ है। Okay. So hockey has been the key to bringing light to your family, your house. 100%। So ये हॉकी खेलने का इंस्पिरेशन कहाँ से है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर उसके बारे में बताएं आप। ऑनेस्टली अब बोलना इजी लगता है, बट आई नेवर वांटेड टू प्ले हॉकी। मतलब ऐसा कभी प्लान नहीं था वो। बट आज जब हम इतनी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो पहुंचा है वो मुकाम तक, वो करना नहीं चाहता था। वो शायद कहते हैं ना, गॉड्स प्लान। ओके। वो शायद लिखा था कि मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो वो कहानी है 1999 में। आई वॉज अ टाइनी प्यूनी बॉय, 10 साल का, 6 स्टैंडर्ड में। तो हम एनुअल डे पे हम स्कूल में एक डांस रिहर्सल कर रहे थे। तो उस टाइम एक गाना बहुत ट्रेंडिंग था, आई एम अ बाबी गर्ल इन माई बाबी वर्ल्ड। तो उस गाने पे हमको परफॉर्म करना था। तो हर साल स्कूल में जो एनुअल डे होता है, तो उसमें किसी ना किसी एक्टिविटी में आपको भाग लेना पड़ता है। तो मेरे क्लास का मॉनिटर था बून डिसूजा। तो उसके फादर साहब वही हॉकी ग्राउंड महिंद्रा स्टेडियम जो है, मुंबई हॉकी एसोसिएशन चर्च गेट में, तो वहाँ पर एज अ फर्स्ट एड डॉक्टर थे। तो वहीं पर वो पला बड़ा था। तो मुंबई में एक पेपर हुआ करता था, फ्री प्रेस जर्नल। तो उसका ना बहुत छोटा सा फोटो आया था, और वो पूरे क्लासरूम को जब रिहर्सल के टाइम पे दिखा रहा था कि माई पिक्चर इज कम इन द न्यूज़पेपर एंड। तो पूरा क्लासरूम उसके पीछे भाग रहा था, बिकॉज 10 साल का बच्चे का फोटो आया है पेपर में ना। तो द ओनली रीज़न आई वॉन्टेड टू प्ले हॉकी वॉज टू सी माई पिक्चर इन द न्यूज़पेपर। तो उसी दिन मैंने उसको साइड में लिया। मैंने बोला, बून मुझे भी हॉकी खेलना है, मुझे भी मेरा फ़ोटो देखना है पेपर में। तो उसने बोला, आप हॉकी ग्राउंड में आ जाओ। और वहाँ पे एक बाबा सर हैं, मर्जबान पटेल, जो हमारे गुरु रहे, वो फ्री में कोचिंग करते हैं। तो मेरा जब फर्स्ट उनको जवाब यही था कि यार मेरी फैमिली बहुत गरीब है, एक हॉकी स्टिक भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो उसने कहा था कि आप टेंशन मत लो, कि मैं हॉकी ग्राउंड में ही पला बड़ा हूँ। तो मतलब जहाँ पर भी मैं इतने साल से जो भी प्लेयर्स आते हैं, तो मेरे पास घर पे बहुत स्पेयर हॉकी स्टिक्स हैं। सो दैट वाज दैट फर्स्ट डे। जब मैं घर आया, मैंने अपनी मम्मी को ये बात कही कि मम्मी मुझे हॉकी खेलना है। तो आज इतने साल हो गए, ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स हॉकी खेल के, आज भी उनकी वो वर्ड्स मेरे कान में गूंजती हैं। उन्होंने कहा था कि पता नहीं किस वे में बोला था, क्या सोच के बोला था कि बेटा अगर आपको सच में हॉकी खेलना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कुछ बड़ा ही करना है लाइफ में। तो कुछ मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, अपने कोचेस का ना हमारा। सो अगर इफ़ यू वांट टू प्ले, जस्ट गो ऑल आउट। उस दिन जब मैं शाम को हॉकी ग्राउंड गया, तो वो इनिशियली तो थोड़ा फन था, थोड़े क्लासरूम्स में ऐसे पीरियड्स बंक करने मिल जाते थे, हिस्ट्री क्लास, मैथ्स क्लास से बाहर निकल के हॉकी ट्रेनिंग में चले गए। फिर स्लोली ग्रेजुअली हॉकी एक पैशन हो गया। और आज मैं बहुत प्राउडली और बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हॉकी इज़ लाइक अ ब्रेड बटर। सो उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग है, बीच में मतलब आपने स्टार्ट तो कर दिया था बून की वजह से, या फिर बाबा सर का था। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें था कि बीच बीच में आप क्रिकेट खेलने भाग जाते थे, और फिर बाबा सर पकड़ के लेकर के आते थे आपको हॉकी का प्रैक्टिस कराने के लिए। वो देखो, मुंबई जैसे शहर में या पूरे कंट्री में एक क्रिकेट ऐसा गेम है जो
किसी भी जगह पर कहीं पर भी खेलते हैं लोग, यस यू नो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मैदान हो, चाहे वो गली क्रिकेट हो या कहीं पर भी लोग खेलते हैं। तो हम भी वो जो गलियां से आते थे जहाँ पे मरीन ड्राइव पे, मरीन लाइंस में जो सभी लोग खेलते थे, तो हर संडे को मुझे होता था यार क्रिकेट खेलना, और पहले से ही शौक था, हर किसी को होता है। तो मंडे टू सैटरडे तो मैं हॉकी खेलने चले जाता था, सोचता था संडे एक दिन क्रिकेट खेलूँ। बट बाबा सर वो आते थे, मुझे घसीट के ले जाते थे कि मरीन लाइन से ड्रिबल कराते कराते चर्च गेट लेके जाते थे। बट आज यू नो व्हेन यू लुक बैक, यू नो उनको भी एक अंदाज़ा था, मे बी आई एम राइट, कि ये बच्चा आगे जाके कुछ करेगा जो हॉकी के लिए बना है। तो उस टाइम थोड़ा सा गुस्सा आता था कि यार कहाँ एक संडे मिलता है, वो भी बाबा सर मेरा छीन लेते हैं। बट आज वो मतलब युवराज वाल्मीकि अगर यू नो कुछ है तो वो सिर्फ 3 ही इंसान हैं जो मेरे लाइफ में, जिनको मैं हमेशा सबसे ऊपर रखूँगा टिल माई लास्ट ब्रेथ। ऑफकोर्स माई पेरेंट्स जो नंबर 1, जो माँ बाप ने कभी खेलने से रोका नहीं। और मैं इसलिए मम्मी डैडी को सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ कि आप मुंबई में आज भी कहीं पर भी चले जाओ, और जिस बच्चे के घर में 10 बाय 10 स्क्वायर फीट में रहता है, एक झोपड़े से निकल के स्लम से बाहर आता है, और यू नो 4 भाई हैं, एक सिस्टर भी नहीं है, तो यू नो 4 भाइयों को संभालना, एक फैमिली को, माँ बाप को, मुंबई जैसे सिटी में हर कोई माँ बाप आज के डेट में ये बोल सकता था, या पहले भी बोल सकते थे कि 10वीं तक पढ़ाई करो, तो प्यून का नौकरी करो, घर संभालो। यस वो एक प्रेरणा देना, वो एक सपोर्ट देना, मॉरल सपोर्ट, कि आप जाओ, आपको हॉकी खेलना हॉकी खेलो, और मुंबई जैसे शहर में और ऐसे खेल के लिए हाँ करना जो इतना फेमस नहीं है, एटलीस्ट उस टाइम तो एक जी मतलब 100%। तो वहाँ से जो एक फैमिली का सपोर्ट जो मैं बोलता हूँ कि वो एक नंबर 1। सेकेंड इंसान ऑफकोर्स बाबा सर, जो मुझे स्टार्टिंग से जब मैं हॉकी पकड़ना सिखाया वो है बाबा सर। और उसके बाद एक ही इंसान है जो आज मैं जो भी कुछ हूँ हॉकी में प्रोफेशनल वाइज, वो है धनराज पिल्ले। उन्होंने, मैं हमेशा धनराज अन्ना कहता हूँ, तो अन्ना का जो कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे लाइफ में, 15-16 ईयर्स हो गए। उन्होंने मुझे बहुत ट्रेनिंग की, मतलब इंडिविजुअल ट्रेनिंग इतना कराते थे, मेंटली फिजिकली, यू नो एक भरोसा दिलाना कि आप देश के लिए खेल सकते हो। तो ये 3 इंसान हैं जो मैं उनको हमेशा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर वो भरोसा रखा, जबकि मैंने अपने आप में उतना नहीं रखा था कि मैं जाके वो यू नो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं। सही बात है। जब तक एक तो अपना होता है अंदर से, क्यूरियोसिटी आता है या कॉलिंग आता है जी, और उसके पीछे जो सपोर्ट होता है, जो स्तंभ होते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोचेज हो, या कोई दोस्त हो, या ऐसे जो रोल मॉडल हो। क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे अराउंड मतलब 90s में, तो धनराज पिल्ले यूज्ड टू बी द रोल मॉडल फॉर हॉकी प्लेयर्स। ही स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट। यस। सो अगर आज भी पूछा जाए तो कुछ गिने चुने नामों में जो आता है कि मेजर ध्यानचंद से लेकर के धनराज पिल्ले, और फिर आप लोगों के टाइम पे जैसे आपका नाम हो गया, या तो दीपक ठाकुर हो गए, या संदीप सिंह हो गए, या अभी जो थोड़ा सा, क्योंकि अभी पिछले 2 सालों में एक 40 साल का जो सूखा था ओलंपिक्स का, 1980 से लेकर के 2020 तक का जो सूखा था, वो सूखा जब ब्रेक हुआ है 2020 और 2024 में ब्रॉन्ज मेडल के रूप में, सो थोड़ा सा हॉकी की तरफ रुझान बढ़ा है लोगों का। बिल्कुल। सो आपको ये कब भरोसा आया कि नहीं आप इंडिया के लिए खेल सकते हो? क्योंकि 1999 जब आपने बोला कि हॉकी पकड़ा, एक आया कि नहीं फोटो दिख जाना है, वो तो रिजल्ट था। बट जो आपने बोला कि वो जो प्रोसेस होता है, जो जर्नी होता है, जो ग्राइंड होता है, उसमें एक बार जब आप रम जाते हो तो वो एक कन्विक्शन अंदर से आता है। एक तो होता है कि नहीं मुझे रिजल्ट दिख रहा है, एक होता है कि मेहनत कर लिया, अब मुझे मिल जाना चाहिए। वो कन्विक्शन वो कब आया आपको? मैं कभी हर चीज़ों का आज भी इतने साल हो गए, मैं बहुत आउटकम के बारे में बहुत कम सोचता हूँ। थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। आज कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से मुझे बहुत धोखा भी मिला है और एक सैडनेस भी मिली है। बट रही बात एक कन्विक्शन की और एक वो भरोसा आना कि वो कहते हैं ना एक किक मिलना कि आप हॉकी के लिए ही बने हो, वो था 2005 में। तो जैसे मैंने बताया कि जो फैमिली की यू नो इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी और डैडी एज अ प्राइवेट कार ड्राइविंग करते थे, तो सुबह से निकलते थे और शाम को घर आते थे। तो तब उनकी सैलरी 2005 में 3000 रुपया थी एज अ प्राइवेट कार ड्राइवर। और 2005 में मैंने बैंक ऑफ इंडिया जब ज्वाइन किया था तो आई वॉज अर्निंग 3500 रुपीज़। तो वो चेक जब मैं अपने
फैमिली के पास लेके गया था। तो मेरे डैड हमेशा से जो एक कहते हैं ना एक सुपर हीरो है, हम अक्सर मम्मियों की तारीफ करते हैं। अब हमेशा डैड को हम थोड़ा सा एक बैकफुट पे रखते हैं, थोड़ा ऑफ कोर्स इंटरनली बहुत प्यार होता है, बट वो आज भी वो डर रहता है कि उनको जाके गले मिलना और उनको बोलना दैट आई लव यू। वो आज भी हर आप कितने भी बड़े हो जाओ और कितने भी छोटे हो, एक थोड़ा एक हेजिटेशन होती है। बहुत कम लोग हैं, इंटरनली तो सभी लोग प्यार करते हैं, बट एक्सटर्नली भी लाइक ऐसा शोकेस करना वो बहुत मुश्किल है। और एक हम भी आज भी वैसे ही सोचते हैं, अभी भी गले मिले थोड़ा एक होता है आपको, बट वो एक इंसान है जितने स्ट्रगल्स लाइफ में, दिन रात काम करना, साफ सफाई का काम करना, घर घर जाके काम करना, ड्राइविंग करना, मेक श्योर करना कि हम चारों बच्चे मुंबई जैसे सिटी में आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना, वो सबसे बड़ी बात थी। और इंग्लिश मीडियम के बाद आपको ये भी भरोसा दिलाना कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप खेलो, कोई रोक टोक नहीं आज तक। तो वो एक टाइम था जब जब मैं चेक लेके गया था, और मेरे डैडी ऐसे हैं जो मैं अभी कहा था कि जैसे सुपर हीरो है, उनके आंख में कभी ऐसे वो इमोशन कुछ नहीं, हमेशा एक चीज़ बोलते थे, बेटा तेरा बाप जिंदा है, टेंशन मत ले, सब कुछ कर दूंगा मैं। जब वो मैंने फर्स्ट चेक उनको दिया था ना, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, आई एम 34 नाउ, 34 years में दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन 2005 आई सॉ दैट माई डैड थोड़ा सा इमोशनल, नॉट क्राइंग बट हल्का सा एक नमी आंखों में। तब मुझे जब मैं वो चेक देखे, जब मैं पीछे जब मुड़ा, मैंने बोला आज 15 साल की उम्र में युवराज अगर आप अपने डैडी से ज़्यादा कमा रहे हो तो आप इस घर को बदल सकते हो, तो आप ये झोपड़े को एक प्रॉपर घर में बदल सकते हो। वहाँ एक कन्विक्शन था कि मुझे हॉकी को कंटिन्यू करना है, और वहाँ से एक सपना हुआ कि अब कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू हैव दैट ट्राई कलर ऑन माई शोल्डर, ऑन माई चेस्ट, आई वॉन्ट टू वेयर दैट इंडिया कलर। वहाँ एक भरोसा था। तो उसके बीच में तो ऑफकोर्स बहुत सारे उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, बट एक भरोसा अपने आप में एक फिक्स कर दिया था कि नो मैटर व्हाट, इतने बड़े पॉपुलेशन में मैं अपने कंट्री के लिए खेलूंगा, ये पक्का है। सो जब हॉकी खेल रहे थे, क्योंकि धनराज पिल्लै से तो आप बाद में मिले, जब टीम में गए होंगे या थोड़ा नाम आया होगा स्टेट्स में, उसके पहले कौन रोल मॉडल हुआ करता था, क्या इंस्पिरेशन होता था हॉकी में, कौन इंस्पिरेशन हुआ करता था? मैंने अन्ना को बहुत साल पहले एक बात बोली थी। 99 में जब मैं फर्स्ट दिन हॉकी ग्राउंड में गया था, वहाँ पर मुंबई गोल्ड कप एक टूर्नामेंट हुआ करता था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था वो। तो फर्स्ट मैच मैंने देखा था इंडियन एयरलाइंस वर्सेस टाटाज, और जिसमें पूरा स्टेडियम ना नंबर 9 धनराज पिल्लै के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। और थोड़ा एक वो पोस्टर बॉय टाइप, अब स्कूल में तो हमेशा बुक्स में उनके चैप्टर्स हुआ करते थे, हॉकी की जब भी बात होती तो आफ्टर ध्यानचंद इट वाज ऑलवेज धनराज पिल्लै। यस यस। तो मैंने जब उनको देखा था ना, ऑफकोर्स अभी तो फर्स्ट डे था, बट 2003-2004 में जब आप प्रॉपर ड्रिबलिंग आ जाती है, आपको गेम के रूल्स पता चल जाते हैं, आप इवन दो आप 12-13 साल के 14 साल के, बट आपको पता है कि हीरो कौन है हॉकी में। तो वहाँ से जब उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनको देखना, तो एक होता था कि वो कैसे आते हैं, कैसे वार्म अप करते हैं, क्या उनका एक ऑरा है, जब वो आते हैं तो ही इज़ अ वाइब्रेशन। वो आज भी ये रूम में आ जाए ना, आपको पता चल जाएगा धनराज पिल्लै आ गए। आप शायद मिले होंगे कि नहीं उनको पर्सनली, बट आप जिस दिन आप पर्सनली मिलोगे ना, आपको कहीं पर भी आपको लगेगा कोई तो आ गया, एक वाइब्रेशन है। तो वो वाइब्रेशन मेरे को उनसे बहुत मोटिवेशन मिला। ऑफकोर्स मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स ही पहले थे, फिर बाबा सर ने, एंड उसके पहले ऑफकोर्स बून डिसूजा, ही इज़ द वन जो मेरा एडमायरर रहा है हमेशा, जो मुझे हॉकी में लाने वाला वो है। तो बून इज़ द मेन पर्सन आई वुड से, कि वो पेपर का शायद फोटो नहीं दिखा था तो मैं शायद उस एनुअल डे पे डांस ही करते रह जाता, या आज कहाँ होता पता नहीं, बट वो कहते हैं ना इट्स गॉड्स प्लान्स एंड एवरीथिंग इज रिटन, तो शायद इट वाज रिटन दैट आई एम मेंट टू बी अ हॉकी प्लेयर। तो बून के बाद ऑफकोर्स बाबा सर के बाद धनराज पिल्लै, एंड उसके बाद तो हमेशा से ही धनराज पिल्लै ही हमेशा मेरे लिए रहे हैं, जो भी कुछ है इन हॉकी। तो या बिफोर कमिंग टू इंडियन नेशनल टीम जी, कोई ऐसा टाइम जब आपको थोड़ा फिर से डाउट हुआ, क्योंकि एक तो कन्विक्शन आ गया था 2005 में, आपने बोला कि आपको लग गया था कि मैं हॉकी के लिए बनाऊं, बट बीच में कहीं ऐसा लगा, क्योंकि फिर 2005 से 2011 में आपका डेब्यू हुआ था, तो बीच में कहीं ऐसा लगा था यार कि शायद नहीं हो पाएगा, कहीं कन्विक्शन, और उस टाइम पे किससे बात किया, क्या बात किया? 2009 में मैंने 6 महीना हॉकी छोड़ दी थी। अच्छा। बिकॉज 13 टाइम्स मैं बहुत मतलब ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आई थिंक आई एम वेरी रेयर ऑफ द प्लेयर्स इन द कंट्री जो आज तक कभी जूनियर्स नहीं खेला।
मैंने आज तक कभी जूनियर नेशनल्स नहीं खेला, सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, कोई यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप नहीं, लाइक अंडर 21। मैं एक शायद ऐसा खिलाड़ी हूँ, मैं डायरेक्ट सीनियर इंडिया खेला, अच्छा, सीनियर इंडियन टीम में, बिकॉज मुझे हमेशा ड्रॉप करते गए। तो 13 टाइम में 2008 से 2009 एंड या मिड तक जब भी जूनियर वर्ल्ड कप आया था, 13 टाइम्स आई वॉज इन द नेशनल कैंप इन द जूनियर्स, और एक बार भी सिलेक्ट नहीं किया। आई डोंट नो द रीज़न वाई, बट व्हाट्सो एवर वहाँ जब 13 टाइम्स के बाद जब मैं घर आया था, वो मेरा लास्ट कैंप था वर्ल्ड कप के बाद, मैंने बोला नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि मुझे सिलेक्ट ही नहीं करते। फिर थोड़े सीनियर्स ने थोड़े गाइड किए कि आप फॉरेन लीग खेलना स्टार्ट करो। सो 2010 में मैं 6 महीने के गैप के बाद आई वेंट टू जर्मन लीग। तो मैं बुंडेसलीगा, जो जर्मन की, जो यूरोप की सबसे टॉप लीग है बुंडेसलीगा, सो आई वेंट देयर टू प्ले। एंड वहाँ से जब मैं आया तो एक सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप थी भोपाल में, वेयर आई वॉज प्लेइंग फॉर एयर इंडिया। वहाँ 90 बॉयज़ को सिलेक्ट किया गया था, राइट फ्रॉम दीपक ठाकुर, प्रभजोत सिंह, तुषार खांडेकर, त्रिवेंद्र सिंह, ऑफकोर्स दे वर ऑल द लेजेंडरी फॉरवर्ड्स जो इतने साल अपने कंट्री के लिए खेले थे, 10 साल से खेल रहे थे, ऑल द टॉप फॉरवर्ड, सरवनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह चड्डी, SV सुनील, बहुत सारे नाम थे, ऑलमोस्ट लाइक 13-14 फॉरवर्ड। वहाँ मेरा नाम आया था नेशनल कैंप में। तो वो 2011 में जब बैंगलोर में कैंप लगा था, तो 90 लोग थे। मेरा एक ही सपना था कि मैं 48 में आ जाऊं, जो एक कोर ग्रुप कहते हैं ना, कि जब मैं कोर ग्रुप में आ जाऊंगा तो मैं वो सिस्टम में रहूंगा, मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि ऑफकोर्स आपको इतने इंडिया के टॉप प्लेयर जो 200-200 मैच कंट्री के लिए खेले, उनको रिप्लेस करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। बट दिल में कॉन्फिडेंस तो था कि आई कैन डू इट युवराज, यू कैन डू इट, मतलब एक भरोसा तो था। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, वो वाले कैंप में, 1 महीने के कैंप में, आफ्टर 1 वीक मैं 48 में आ गया, 1 वीक के बाद मैं 30 में आ गया, 30 के बाद मैं टॉप 18 में है। एंड दैट वाज द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें मैं सिलेक्ट होके गया था। तो वो एक कहानी रही। उसके पहले ऑफकोर्स मैंने साउथ एशियन गेम्स जो खेल लिया था 2010 में बांग्लादेश में, बट वो जो प्रॉपर एक मार्क कहते हैं ना कि ही हैज़ मेड हिज अनाउंसमेंट इन द नेशनल टीम, दैट वाज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। सो जब पहला मैच आप खेलने के लिए हुआ होगा कि सुबह में या शाम में, आई डोंट नो द प्रोसेस, कब टीम अनाउंस होती है कि ये मैच आपको खेलना है, कुछ वो पल याद है आपको? मेरा बहुत अच्छा नसीब रहा है, करीबन 86 मैच इन टोटल मैंने खेले कंट्री के लिए। आई वुड से 3 या 4 मैच या प्रॉब्ली 6 मैच कह सकते हैं, आई हैव नॉट प्लेड फर्स्ट 11। आई थिंक 80 मैचेस मैंने हमेशा फर्स्ट 11 ही स्टार्ट किया है। और ये स्पेशली एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जो मेरा डेब्यू मैच था इंडिया टीम के लिए, मैंने डेब्यू मैच में ही स्टार्ट किया। फर्स्ट मैच वी वर प्लेइंग अगेंस्ट द होस्ट चाइना, और मैंने पहले मैच में ही गोल मारा था। तो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है, और आई मीन इट्स अ वेरी वंडरफुल जर्नी। मेरे को ऐसा लगता है कि वो ऑफकोर्स यादगार है। आप जब फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जब प्ले होता है, आप जब वहाँ पे खड़े होते हो, तो जब आप देखते हो कि शायद 50,000 1 लाख हॉकी प्लेयर्स बैक इन इंडिया हैं, और आप उस 18 के जो आप वो पार्ट ऑफ दैट इंडियन टीम हो, तो आपको बहुत गर्व फीलिंग होता है। एंड आई फील इट इज़ ऑल द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द हार्ड वर्क्स यू डू ऑफ ऑल द ईयर्स। वो एट द एंड एक मुकाम आता है कि आपको अब जाके परफॉर्म करना है। तो एंड आई वॉज रेडी। मैंने जैसे बताया कि मैं ऑलरेडी 2010 में साउथ एशियन गेम्स में खेल चुका था, तो 2011 में एंड 2007 में तो मैंने जब एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया था, तभी एक होता था कि उस टाइम एक एयर इंडिया टीम हुआ करती थी। 2009 में ऑफकोर्स एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस मर्ज हो गई थी। तो उस टाइम जब जो भी प्लेयर एयर इंडिया को खेलता था, वो ऑलरेडी वो बोलते हैं ना पूरा मजा हुआ प्लेयर होता था, क्योंकि आप इतने टॉप प्लेयर्स के साथ खेलते हो, आप धनराज पिल्ले के साथ। हमेशा से जैसे मैंने बोला कि एक सपना था वो मुझे कोचिंग करे, मेरा इतना सौभाग्य था कि मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला। तो उनके साथ खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनको देखना, उनकी पासिंग, उनकी रिसीविंग, बहुत सारे प्लेयर, समीर था लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स थे, तो उनको देखना, उनके साथ में खेलना। तो जब तक मैं नेशनल कैंप में जब वो सेटअप में गया था, तो ऑलरेडी लोगों को पता था कि ये लड़का कौन है। ऑफकोर्स आई वॉज द यंगेस्ट वन, बट उनको पता था कि ये मजा हुआ है, मतलब देयर इज नथिंग न्यू वी हैव टू टेल हिम। बट ऑफकोर्स विद टाइम यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक डेब्यू मैच वॉज ऑलवेज गुड। एंड आई मीन फर्स्ट मैच में गोल मारना, इट्स ऑलवेज स्पेशल। यस। सो 22 साल का लड़का जो कि डेब्यू कर रहा है एशियन गेम्स, और वो भी एक दूसरे कंट्री में जाके खेल रहा है, अपना क्राउड भी नहीं है वहाँ पे,
और पाकिस्तान के खिलाफ वो स्पेशल मैच, जी क्या प्रेशर था उस दिन सुबह में या जब मैच के लिए उतरे? क्योंकि हम लोग तो एज ए दर्शक देखते हैं, जी, जी। वो पहले से तैयारी होती है, भले वो कोई भी गेम हो, ऑल्दो पूरी कंट्री इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखना चाहती है, बट हॉकी हो या कोई भी हो, एक प्रेशर तो आ जाता है, जी, प्लेयर्स जी, पे आता है, दर्शक भी क्यूरियस रहते हैं कि आज मैच होगा। तो आप पे क्या प्रेशर था, क्या याद है उस दिन का? प्रेशर तो ऐसा सच कुछ नहीं था। एक तो ऑफकोर्स वो आप जब स्पोर्ट खेलते हो तो आपको ऐसा ही होता है कि आप हर मैच जीतो, अक्सर होता नहीं है। यू विन सम, यू लूज सम, बट आई ऑलवेज से कि यू लर्न सम, यू नो। बट फाइनल्स की एक रात पहले ऑफकोर्स स्पेशल गेम, और मैं अब लोग को शायद जब खेलने के बाद बोल सकते कि प्रेशर नहीं लेना, बट वो प्रेशर तो आता ही है। आप एक यंगस्टर हो और एकदम टीम में, और एक दबाव तो होता है। तो एक रात पहले तो ऑफकोर्स पूरा रात भर यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, नींद नहीं होती है पूरी, बिकॉज आप कल के लिए एक्साइटेड हो कि कल, और हम प्रॉपर रेस्ट नहीं होती है, आपको क्यूरियोसिटी होती है कि आप ऐसा कुछ ना कर दो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, या कुछ ऐसा कर दो कि चमत्कार हो जाए। तो जब वो मैच शूट आउट में गया था, मैंने बहुत कम लोगों को ये बात बताई है। सो मैंने वो शूट आउट लेने गया था जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हमारे मॉम डैड, मेरे भाई जो देवेंद्र हैं, तो वो हम लोग सब नेबर्स के घर पे मैच देख रहे थे, मतलब कहीं बिल्डिंग छोड़ के। तो जब वो वहाँ पे मैच देखने गए थे नेबर्स के पास कि मेरा बच्चा खेल रहा है आज, ये वो, तो सारे मैचेस थे। तो वहाँ एक मुझे एक साइकोलॉजी ग्राउंड पे आया कि यार अब पूरे टाइम जो 70 मिनट मैच चल गया, माँ बाप ने देखा होगा कि नहीं खेलते हुए नंबर 9 की जर्सी, एटलीस्ट मैं शूट आउट में जाऊँगा, तो जो उसको शूट आउट कहते हैं कि जब शूट आउट में जाऊँगा पेनल्टी स्ट्रोक लेने, तो एटलीस्ट 3-4 सेकंड कैमरा मेरे पे होगा, 3-4 सेकंड पाकिस्तान के गोलकीपर पे होगा। एंड बस वो एक प्रेशर था हल्का सा, हाथ तो उठा दिया था कि कोच को कि मुझे तो जाना है, तो अब पंगा तो ले लिया था, तो अब डिलीवर करना था। फिर जब वहाँ पर एक वो कहते हैं ना डीप ब्रीथ करके आप जब सोचते हो कि आप ये मोमेंट के लिए प्रैक्टिस किए थे, ये एक मोमेंट है जो इतने साल 99 से 2011 तक ये टाइम है, लेट्स डिलीवर इट। एंड भगवान बहुत मेहरबान था, शायद मेरी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग थी और इतना माइंडसेट स्ट्रांग था। आई वेंट देयर, आई स्कोर्ड अ गोल, इंडिया वन द एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी। फर्स्ट टाइम एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हुआ था, फर्स्ट टाइम इंडिया जीती थी। जब इंडिया जीतती है और आपका एक कंट्रीब्यूशन होता है, ऑफकोर्स इट्स अ टीम स्पोर्ट, सभी का 18 के 18 लोगों का होता है, इनफैक्ट द कोचिंग स्टाफ एज वेल, बट यू ऐड मोर स्पेशल टू इट व्हेन यू स्कोर गोल। सो in that moment, whenever you see the goal scorer list, your name is there that you scored in the final, so of course it becomes very more special. एंड उसके बाद का जो है कि जब आते हैं मुंबई पे जो रिसेप्शन होता है जी, उसके बारे में थोड़ा बताया। मैंने तो पढ़ा देखा क्योंकि आपसे बात करना था जी, जी, बट वो अगर आप अपने शब्दों में बताएं। आई मीन सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि एक रात पहले जब देवेंद्र ने मुझे कॉल किया था कि कल सुबह अगर तू आएगा तो बहुत लोग आएंगे तुझे एयरपोर्ट पे लेने, तो हमारे मन में तो ऐसा ही था कि 10-15 हॉकी प्लेयर आएंगे और थोड़े हमारे एरिया के लोग आएंगे और थोड़े बहुत मीडिया आ जाएगी, दैट्स इट। मुझे नहीं पता था कि उद्धव ठाकरे सर आएंगे, आदित्य ठाकरे आएंगे, श्रद्धा जाधव, शी वॉज अ मेयर दैट टाइम, मीर रंजन नेगी सर, धनराज अन्ना सर, तो बहुत सारे लोग आए थे। एंड द फर्स्ट कॉल मुझे आता है वो है बाला साहेब ठाकरे सर का। तो आदरणीय बाला साहेब ठाकरे सर को तो पूरा महाराष्ट्र भगवान मानता है, और जो हम सभी मानते हैं। तो हमारे लिए तो एक सपना था कि बाला साहेब सर को मिलना, उनको एक बार देखना लाइव। और इमेजिन आपको फ़ोन आता है और वो आपसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि बाड़ा तुला मातोश्री लय यायचंय। तो वो एक फीलिंग था, ऐसा लगा यार मतलब कुछ तो किया है मैंने। एंड ऑफ कोर्स इट बिकेम स्पेशल बिकॉज उनके लिए, बिकॉज पाकिस्तान के खिलाफ गोल किया था हमने। तो जब हम मातोश्री गए थे एयरपोर्ट से, पूरे कॉन्वॉय, पूरा मतलब रास्ता बंद, एक फीलिंग ही अलग था उस टाइम 2011 में। जब उनके पास मैं बैठा तो उनका फर्स्ट लाइन ये था, सांग बाड़ा तुला काय पाहिजे। तो मैंने मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, बोल दिया उन्होंने क्या चाहिए बोलो बेटा। तो मैंने बोला सर 40 ईयर्स मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना वाटर कनेक्शन है ना कुछ। तो उन्होंने BST के चेयरमैन हुआ करते थे सुनील शिंदे सर। तो उनको फ़ोन लगाया तो बोला कि ऐसा सब अच्छा है, उसके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, कला नगर से जहाँ मरीन लाइन्स पे मैं रहता था, जब तक मैं वहाँ पहुँचा था मेरे घर पे BST ने मीटर ठोक दिया था। वाह। तो कभी कभी वो जब व्हेन यू लुक बैक
यू गेट इमोशन अबाउट इट, यू गेट इमोशनल कि स्पोर्ट एक ऐसा चीज़ है कि आप एक गोल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, बट लोगों को वो गोल के अलावा उसके पीछे की जो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन जो है, वो शायद जब मैंने वो स्ट्रोक लिया है जैसा भी है, जितने भी मैंने गोल्स मारे, इट इज़ नॉट दैट वो उसी दिन होता है। उसके लिए आप करीबन मैंने 400-500 बॉल मारी होगी तब वो बॉल जाके अंदर गिवन डे पे जाती है। तो बट दैट मोमेंट दैट इज़ दैट मोमेंट कि व्हेन यू सी 21 साल आप वो घर में रहते हो एंड जब आप जीत के आते हो और उसी शाम को 6:30 बजे आप जब लाइट ऑन करते हो तो इट फील्स लाइक वाओ कि क्या क्या हो सकता है स्पोर्ट में। नाइस। वो जो आपने बोला था कि डार्कनेस टू लाइट, तो लाइट आ गई अभी। राइट, हाँ जी। सो बहुत सारे मोमेंट्स रहे होंगे। पाकिस्तान वाला मैच तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत स्पेशल था। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी रहे हैं, अभी भी होंगे। तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आप अपने भाई के लिए रहे हैं, क्योंकि एक तो होता है कि खेलना और लोगों को इंस्पायर करना, एक आपके घर में ही एक आपका जो फॉलोअर है जो आपको देख के हॉकी खेलना स्टार्ट करते हैं और वो भी इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कुछ है डिस्कशन, आपको याद है कैसे उन्होंने डिसाइड किया देवेंद्र वाल्मीकि जी ने? वो तो बस मुझे देखता था कि मैं जाता था रोज प्रैक्टिस। 2005 में जब उसी टाइम की बात है जब मैं जैसे आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले कि जब मुड़ के जब मैं बाहर निकला तब वो मेरे पीछे पीछे आया कि यार मुझे भी हॉकी खेलना है। तो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी देवेंद्र की। फिर वहाँ से उसने शुरुआत की और आज अपने आप में एक वो ओलंपियन है। 2016 रियो ओलंपिक्स में ही वाज पार्ट ऑफ द टीम। तो एंड किसी भी फैमिली के लिए दो भाइयों को साथ में इंडिया खेलते हुए देखना, वो भी एक सपना था मम्मी डैडी का, वो भी हमने पूरा कर दिया। क्योंकि 2015 में जब देवेंद्र का डेब्यू हुआ था तो हम वर्ल्ड लीग बेल्जियम में, तो हम दोनों वो टीम का हिस्सा थे। और सबसे स्पेशल बात थी कि वो एक मैच था, फर्स्ट मैच, वही मैच में हम दोनों भाइयों ने साथ में गोल भी मारा था। और जब इंडिया जीती थी तो और पूरे हिंदुस्तान में वो हेडलाइंस चल रही थी कि वाल्मीकि ब्रदर्स स्कोरिंग गोल्स हेल्प्ड इंडिया विन द मैच। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे। तो इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट स्पेशली फॉर आवर फैमिली कि दो भाई साथ में इंडिया के लिए खेल रहे हैं और गोल कर रहे हैं। एंड वहाँ से तो ऑफकोर्स देवेंद्र वाल्मीकि पिक्ड इट अप एंड नाउ ही इज़ अ प्राउड ओलंपियन। हॉकी इंडिया लीग आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 7 years स्टार्ट हुआ था 2017 तक चला था जी। फिर उसके बाद ब्रेक लगा, फिर से स्टार्ट हो रहा है। उड़ीसा में हो रहा है और रांची में हो रहा है, दोनों टीमें। मतलब इस बार स्पेशल ये है कि मेन और वेमेन दोनों का हो रहा है जी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और क्या ये हॉकी इंडिया लीग 2020 के जो ब्रॉन्ज मेडल आया ओलंपिक में या 2024 वाला, उसका कुछ है इसमें इंस्पिरेशन, क्योंकि फिर से रिवाइव करने का हो रहा है? आई थिंक हॉकी इंडिया लीग हैज़ ऑलवेज बीन अ स्पेशल लीग बिकॉज मतलब वेरी फ्यू ऑफ देम नो कि ये जितनी लीग्स स्टार्ट हुई है हमारे कंट्री में, चाहे वो IPL हो, प्रो कबड्डी लीग हो, इट इज़ ओनली स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हॉकी। 2005-2006 में जब PHL हुआ करता था, प्रीमियर हॉकी लीग, दैट वाज द फर्स्ट टाइम पूरे हिस्ट्री में इंडियन स्पोर्ट में दैट वाज अ लीग जहाँ पर स्टार्ट हुआ था। उस टाइम की टीम मराठा वॉरियर्स जो मुंबई की हुआ करती थी, देन शेर पंजाब, बैंगलोर लायंस, तो वहाँ से वो लीग शुरुआत हुई थी। 2 लीग चली थी वो 2 साल, उसके बाद में उनका ड्रॉप आउट हुआ था। एंड देन वहाँ से फिर ऑफकोर्स IPL केम इन, फिर दूसरी सारी स्पोर्ट की लीग्स आने लग गई। फिर 2017 में जब हॉकी इंडिया लीग बंद हुई थी तो इट वाज अ वेरी आई विल से अ डाउनफॉल थोड़ा सा फॉर अ हॉकी प्लेयर, बिकॉज वही एक प्लेटफॉर्म था। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे जैसे मनदीप जैसे प्लेयर या मनप्रीत भी ऑफकोर्स फॉर दैट मैटर, और बहुत सारे प्लेयर्स, अमित रोहिदास 2016 के बाद जी, तो वो सारे प्लेयर्स हॉकी इंडिया लीग से आए थे। तो वही एक प्लेटफॉर्म था कि अपना टैलेंट शोकेस करना। यूजुअली आप जब कंट्री के लिए खेलते हो तो आप जितने भी टॉप एथलीट्स हैं या टॉप प्लेयर्स हैं हॉकी के अलग कंट्रीज़ के, तो आप हमेशा ओपोनेंट रहते हो। बट जब लीग्स होती हैं तो वो एक साथ आते हैं, यू गेट टू नो देयर कल्चर, देयर स्टाइल ऑफ प्ले, द वे दे लुक एट द गेम। वो जब वो अपने देश के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, और जहाँ हम नहीं थे उस टाइम, तब आप उनके साथ यू रब योर शोल्डर्स, आपको पता चलता है कि हाउ दे परफॉर्म बिग डे पे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज जब मैं भी दिल्ली टीम में था, दिल्ली वेव राइडर्स में फॉर 3 years, इट वॉज अ डिफरेंट एटमोसफियर। बिकॉज आप HIL एक ऐसा है कि
पूरे कंट्री में एक बूस्ट आता है। और जो भी एक यंगस्टर्स है, यूजुअली आप बस नेशनल चैम्पियनशिप खेलते रह जाओगे या कुछ, अब लोगों को एक एक एंजाइटी टाइप है, एक क्यूरोसिटी है कि हम भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम भी हॉकी इंडिया लीग में एज अ जूनियर प्लेयर आएंगे, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और यहाँ से एक प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पर अगर वर्ल्ड स्टेज पे अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप अपने कंट्री के लिए खेल सकते हो। तो मैं हमेशा सब यंगस्टर्स को यही कहता हूँ कि आप जितना लीग से गैदर कर सको अच्छी अच्छी चीज़ें, उसको गैदर करना चाहिए, और अब जब आपको मौका मिले इंडियन कैंप में या नेशनल टीम में, आपको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये जो रिवाइवल है 7 ईयर्स के बाद, ऑफकोर्स यू राइटली सेड कि ये ओलंपिक्स के जो बैक टू बैक मेडल्स हैं, और ये बहुत ड्यू था बहुत सालों से, और आई थिंक इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हॉकी। दो बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल लाना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और उसके बाद द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हॉकी इंडिया लीग इज ऑल द 8 फ्रेंचाइजी आर द कॉर्पोरेट ओनर्स, यूजली यू नेवर गेट टू सी। तो अब इन शॉर्ट आपको ये पता चलता है कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो जो प्राइवेट फॉर्म्स है, वो भी हॉकी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चाहे वो द ओनर्स, आप जितने भी 8 ओनर्स हैं, स्पेशली वुमेंस के लिए, मुझे लगता है मेंस से ज़्यादा वुमेंस के लिए बड़ी बात है, बिकॉज जो वुमेंस टीम का परफॉर्मेंस रहा है ओलंपिक्स में टोक्यो में, इट वाज बिगर देन द मेंस ब्रॉन्ज मेडल, जहाँ पे वो 4th फिनिश हुई थी, बिकॉज इट वाज लेड बाय रानी रामपाल, वन ऑफ द आइकॉनिक हॉकी प्लेयर। आई थिंक जिस हिसाब से वुमेंस हॉकी ने उस टाइम किया था, इट वाज ऑन नेक्स्ट लेवल। और अब जो वुमेंस हॉकी इंडिया लीग शुरू हो रही है, यहाँ से भी हमें इतने टैलेंट्स देखने मिलेंगे। और अभी हमारे जो इंडियन वुमेंस टीम के जो कोच है हरिंदर सिंह, वो भी एक प्राउड इंडियन है। सो आई एम श्योर विद दिस हॉकी इंडिया लीग वुमेंस और मेंस हॉकी एक अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। एंड दिल से यही दुआ है कि जो 2028 ओलंपिक्स होगा, वी जस्ट गेट टू सी द मेडल बट ऑफ अ डिफरेंट कलर। क्या आपको कहीं ऐसा लगता है, बिफोर हम लोग जाएं और थोड़ा हॉकी इंडिया लीग के बारे में और बात करें, कि HIL या हॉकी इंडिया लीग को भी ललित मोदी या राजीव शुक्ला, जो कि BCCI के लिए IPL को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, क्या वैसे ही लोगों की कमी खली है? नॉट रियली, बिकॉज पहले चीज़ तो लोगों को ये समझना चाहिए कि BCCI इज़ अ प्राइवेट फॉर्म एंड हॉकी इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट रन सेक्टर। तो वहाँ पर एक डिफरेंसेस हो ही जाती है। जब आप एक प्राइवेट होते हो तो यू हैव ऑल द अथॉरिटीज़ टू डू एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू अ गवर्नमेंट सेक्टर, थिंग्स हैव टू बी अ प्रोटोकॉल, सब चीज़ें हैं। बट एज आई सेड, हॉकी इंडिया लीग में जैसे 8 ओनर्स हैं और 4 वुमेंस में हैं, तो ऑल आर प्राइवेट दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, और वो सारे प्राइवेट फंड्स हैं। तो वहाँ से जो इंटरेस्ट उनका जगह है, तो आई थिंक in the coming times, I just hope and pray हॉकी इंडिया, of course they are doing a wonderful job, तो इस लीग को बरकरार रखें। या स्टार्ट तो हो जाता है, जैसे जब हॉकी इंडिया लीग 2013 में भी जब स्टार्ट हुआ था, हमारे टीम के को ओनर जॉन इब्राहिम थे, तो उनका इतना इंटरेस्ट था, और हर मैच को मतलब एक इतने लाइक अ स्मॉल किड, ही वाज ऑलवेज सो एक्साइटेड फॉर द मैच। तो वो 4 साल के बाद बंद हो गया। बस यही है कि अगर इस लीग को हम एक टारगेट रखें कि हमको एक डेकेड रन करना है, उसके बीच में ऑफकोर्स चढ़ाव, अप एंड डाउन्स तो बहुत सारे होंगे, बट इफ द लीग कंटिन्यूज, आई थिंक इंडियन हॉकी विल बी ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। यस, वो 10 साल वाला आपने जो बोला, वो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, उन्होंने भी बोला है कि 10 साल का उन्होंने वो पीरियड दिया, जनवरी टू फरवरी का स्लॉट दे के रखा हुआ है हॉकी इंडिया लीग के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब हॉकी के लिए बढ़ावा मिलेगा, और दैट टू इन अ कंट्री जहाँ पे कि हम लोग अभी भी हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल विनर्स हैं। 6 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स हमने जीते हैं, टोटल 6 तो लगातार जीते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 1980 का मेडल था और उसके बाद 1983 में जो क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप आया, तो वो थोड़ा सा क्रिकेट का जो ये था दबदबा था, वो बढ़ गया, और हॉकी का दबदबा थोड़ा कम हुआ है, बट होपफुली फिर से रिवाइव होगा 100%। यस। तो इस बार हॉकी इंडिया लीग को कितना फॉलो कर रहे हैं? फेवरेट टीम कौन सी है? अभी तक तो एक भी मैचेस हुए नहीं है, 28 से पहला मैच है, तो ऑफकोर्स मतलब ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बिकॉज एट द एंड यू आर अ प्लेयर, और आप जब देखते हो एज अ गेम को, आई थिंक जब एक मैच सारे टीम के हो जाएंगे ना, देन यूल हैव एन आइडिया कि कौन सी टीम जीते। बट ऑफकोर्स जहाँ पर एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जब आपके खुद के भाई खेल रहे हैं हैदराबाद तूफान से, तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पर है। बट आई थिंक बाकी सब टीमों ने तो अच्छे प्लेयर्स पिक किए हैं, बट
मुझे ऐसा लगता है कि फेवरेट टीम से अच्छा ना बस ये हॉकी इंडिया लीग हॉकी जीत जाए वो बड़ी बात है। हॉकी की जीत ज़्यादा जरूरी है। 100% और वो बहुत ज़रूरी है, लोगों तक एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे कंट्री में हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हुई है। एंड एक हॉकी प्लेयर्स तो देखते ही हैं, हम चाहते हैं कि नॉन हॉकी प्लेयर्स एंड नॉन स्पोर्ट जो लोग हैं जैसे ले मैन कहते हैं हम, वो जाके इस गेम को फॉलो करें, तब जाके हॉकी का बढ़ावा होगा। हु आर द की प्लेयर्स हु यू आर लुकिंग अप टू कि जो परफॉर्म करेंगे और अच्छा होगा? Of course, जो करंट इंडियन टीम में ऑफ कोर्स हरमनप्रीत, मनप्रीत, all these guys are there, then you have Hardik, he's doing extremely well, vice captain. Vivek Sagar is there. I think the whole of India team, of course, उनसे बहुत उम्मीद है because उनके पूरे ओलंपिक इट्स अ कोर ग्रुप ऑफ ओलंपिक्स एंड जो यंगस्टर्स हैं आई थिंक इट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर देम टू परफॉर्म वेल। तो जूनियर्स में से जो जितने प्लेयर्स अभी सीनियर के लिए ट्रांसफ़र हुए, चाहे वो आदित्य लालगे है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ इंडियन हॉकी, अमनदीप है, अमनदीप लाखरा है, तो बहुत सारे लड़के हैं, बॉबी धामी हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अभी आ रहे हैं ऊपर। बस आई होप कि HL से वो जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकें और जब वो नेशनल टीम के सेटअप पे जाए तो वहाँ इम्प्लीमेंट करें। सही है। फीमेल हॉकी टीम को कितना फॉलो करते हैं? मतलब अ लॉट, आई मीन ऑफ कोर्स सिंस मैं भी 2.5 साल से इंडियन हॉकी टीम का सिलेक्टर हूँ। तो अच्छा। अभी मैं कल रात को जब बैंगलोर से आया तो मैं वुमेंस टीम जो हम 2025 जो जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है, तो हम उनकी प्रिपरेशन के लिए वी हैड टू सिलेक्ट 40 गर्ल्स, तो 40 लड़कियों को सिलेक्ट करना, तो अभी ऑलमोस्ट 80-85 लड़कियां आई थी जो अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई हैं, तो वो भी वो कैंप का हिस्सा थी। तो मैं अभी सिलेक्टर हूँ, तो मैं काफ़ी मेंस वुमेंस के साथ आपको जाना पड़ता है टीम सिलेक्शंस के लिए, नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए, जोनल चैम्पियनशिप्स के लिए। सो ऑफ कोर्स आई फॉलो अ लॉट, चाहे वो मेंस टीम हो वुमेंस टीम हो। सही है। आपने जर्मन लीग खेला हुआ है 7 साल, ओनली इंडियन प्लेयर विच आई कुड रीड। 8 years, या 8 years। आपके भाई ने भी देवेंद्र वाल्मीकि जी ने भी नेदरलैंड का लीग खेला हुआ है। तो इंडियन जो हॉकी इंडिया लीग है और बाकी जो इंटरनेशनल लीग है चाहे जर्मन या नेदरलैंड का, उसमें क्या डिफरेंस पाते हैं? पहले बहुत डिफरेंस होता था, लाइक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टैक्टिकल, एक माइंडसेट, वो बहुत अलग था। अब आई थिंक इंडियंस आर फुलफिलिंग इट, और बिकॉज इतने सब सालों में यूरोपियंस हैव ऑलवेज बीन डोमिनेटिंग हॉकी फॉर ईयर्स नाउ, चाहे वो हॉलैंड हो, जर्मनी हो, दे हैव बीन द वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियंस, इवन ऑस्ट्रेलिया। सो आई थिंक डिफरेंस थोड़ा माइंडसेट का था, बट अब जाके हम अपने इंडियन प्लेयर से जितना बात करते हैं, अब माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। एक छोटा एग्जांपल दूंगा कि पहले अक्सर आपने भी देखा होगा कितने सारे हॉकी मैचेस या पेपर में भी पढ़ा होगा, यूजुअली ऐसा होता था कि इंडियंस जब इंडियन टीम में थे 6-8 साल जब टीम में खेलते थे, तो हमेशा हम लास्ट मिनट में गोल खा जाते थे। साइकोलॉजी, वी वर स्ट्रॉन्ग, और एक डर होता था कि हमने तो गोल मार दिया बस बचाने के चक्कर में। और अब के टाइम पे आप लास्ट 4-5 ईयर्स का रिकॉर्ड देखोगे तो इंडिया टीम है जो लास्ट में गोल मार दिए। तो वो टाइम्स हैव चेंज, थिंग्स हैव चेंज, मेंटेलिटी हैज चेंज। आई जस्ट होप दैट इंडियन टीम्स कीप डूइंग वेल एंड गेट मोर लॉरल्स टू द कंट्री। मॉडर्न अगर इंडियन हॉकी लीजेंड की चर्चा होती है तो PR श्रीजेश का नाम बहुत ज़्यादा आता है, और आपने उनके साथ खेला हुआ भी है। जी। उनके बारे में कुछ बताएं। Of course, he's a legend of the game. जो उन्होंने इंडिया के लिए किया है कंट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा है, और इतने साल गोल पोस्ट में रहना, परफॉर्म करना, तो इट्स अ बिग थिंग, एंड ऑफ कोर्स आई कांग्रेचुलेट हिम एंड आई विश हिम दैट वो आने वाले जनरेशन को जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उसके थ्रू some way or the other he tries to just share knowledge and help the youngsters to do well for the country. Nice. इतना सीनियर प्लेयर होने के बाद, मतलब आप लोग खेलते हो, मैचेस खेलते हो, जो एक ऑन फील्ड कप्तान की भूमिका होती है, एक तो होता है कि आपको टैग मिल गया कप्तान का, बट उस 12 लोगों के साथ वो फील्ड पे किस तरीके का कन्वर्सेशन होता है और कप्तान का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल टीम पे? आई थिंक हर गेम में, और स्पेशली आप टीम गेम खेलते हो, हमें तो यही सिखाया जाता है कि हर एक प्लेयर जो ग्राउंड पे ना वो कैप्टन है अपने आप में, बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट। एक प्लेयर की वजह से कोई टीम जीतती नहीं है, ना एक प्लेयर की वजह से हारती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, बिकॉज अगर हम जीत रहे हैं तो हम सब जीत रहे हैं, हम हार रहे तो हम सब हार रहे हैं। तो कैप्टन का तो मेन मकसद यही होता है कि जीतने में तो सब साथ में होते हैं, तो जब हारते हैं ना
तो वो जब वो ब्लेम गेम या जैसे भी वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करो कि वो थोड़ा टोकना, वो एक माहौल ख़राब करना, वो मेंटेन करना वो कैप्टन के हाथ में होता है कि आप कैसे एक माहौल क्रिएट करते हो, आप कैसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो कि नो मैटर व्हाट हम लोग का कितना भी डाउनफॉल हो जाए तो हम वी विल राइज फ्रॉम देयर। आप तो टोक्यो ओलंपिक्स में लाइक द वे मनप्रीत हैज़ लेड द टीम फॉर द ब्रॉन्ज मेडल, जहाँ पे हम 7 गोल से ऑस्ट्रेलिया से हारे थे सेकेंड थर्ड मैच, वहाँ से पिक करना और ओलंपिक ब्रॉन्ज लाना, इट्स अ हिस्ट्री। यस, बहुत बड़ी बात होती है। सो और कोचेज का क्या रोल होता है, क्योंकि सब मैच्योर्ड प्लेयर होते हैं, जैसा आपने बोला कोई 50 मैच खेला है, कोई 100 मैच खेला, कोई 200 मैच खेला है, बट वहाँ पे कोच का होना वो किस तरीके से मतलब टीम को इम्पैक्ट करता है? आई थिंक वो सबसे बड़ा रोल उनका ही है। ऑफ कोर्स जब अंदर जो प्लेयर खेलता है कभी ना कभी तो अपने भी थोड़े मन की करता है कि जो बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट जो होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन पे मैं ऐसा करूँगा तो अच्छा हो जाएगा। बट कोच तो ऑफकोर्स दे प्ले अ वेरी क्रूशल रोल। वो कहते हैं ना द अनसंग हीरोज़ हैं वो, जो क्योंकि राइट फ्रॉम द जब टीम निकलती है कंट्री से, जब वहाँ पर आप पहुँचते हो, टीम मीटिंग, पोस्ट मैच मीटिंग, प्री गेम मीटिंग, हाफ टाइम में जो एक पंप देना, चाहे वो अपने भाषा में देना, सही गाली दे के बोलना या अच्छे वे में मोटिवेट करना, एज लॉन्ग एज द टीम विंस, आई थिंक कोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उनकी जो टैक्टिकल पार्ट्स हैं, बिकॉज आप तो ग्राउंड पे खेलते रहते हो, जो पीछे से देखना या बाहर से देखना इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब मैं जैसे सिलेक्टर जाता हूँ या हमारी खुद की एक एकेडमी है, वहाँ पर जब मैं उनको बच्चों को कोचिंग करता हूँ, तो जब आप खुद खेलते रहते हो ना तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि पीछे से कैसे लग रहा है। तो जब आप व्हेन यू गो टू द अदर साइड ऑफ इट, जब वहाँ से आप देखते हो तो गेम अलग है। तो वहाँ से वो कोच का ऑफकोर्स कंट्रीब्यूशन तो नेक्स्ट लेवल पे होता है। तो आई थिंक कोच ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडियन हॉकी का जो डाउनफॉल तो नहीं, अभी तो अपवर्ड्स चल रहा है जी, बट क्या आपको लगता है कि कुछ खास सुधार किए जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग मोर प्लेयर टू द फोरे, देन दर्शकों का जो रुझान है थोड़ा बढ़े, ज़्यादा लोग देखेंगे तो क्या होगा कि स्पॉन्सर्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो उसमें आपका क्या कहना है? आई थिंक जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, जो भी जितने लोग अगर हॉकी जब ये टॉपिक पे बात करते हैं तो वी ऑलवेज सी द कोर ग्रुप, लाइक जो द मेन टीम है, मेन टीम तो है ही है, आपको तैयार करना है ग्रास रूट। आई थिंक हम एक ही चीज़ में जो थोड़ा सा पीछे हैं कि हम कोई ग्रास रूट पे काम नहीं करना चाहता, बिकॉज यूथ आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। अगर आप मैं हमेशा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहता हूँ कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम है हमारे कंट्री में, मेक स्पोर्ट्स द कंपलसरी सब्जेक्ट। हर बच्चा को एक आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना कंपलसरी है। डजंट मैटर चाहे वो इंडोर गेम खेल रहा है या आउटडोर गेम खेल रहा है, बस उनको वो पीटी पीरियड हटा के उनको स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है। एंड यू सी देयर विल बी अ लॉट मोर चैम्पियंस कमिंग, बिकॉज आप जब स्पोर्ट खेलते हो इन दैट वो एक जो एज है वहाँ पर आपका एक माइंडसेट बहुत डेवलप होता है, एक टीम लीडरशिप क्वालिटी आती है, आपको एक माहौल में रहना आता है, आपको हार के बाद जीतना आता है, दैट हेल्प्स यू इन स्टडीज़ ऑल्सो। एंड जिस दिन हम ग्रास रूट पर ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, जहाँ हो रहा है अभी बहुत सारे लोग ध्यान दे रहे हैं, और वही एक सबसे आपकी तपस्या है, पेशेंस है, जहाँ पे आपको 10 साल 12 साल के बच्चों को बोलना है कि कैसे हॉकी पकड़ना है, वहाँ कोई जाके काम नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको 2 महीना 3 महीना वो बच्चा शायद सीख ही नहीं पाएगा, पर आपको फिर भी बताना है कि कैसे हॉकी पकड़ना है, तो वहाँ आपका पेशेंस लेवल काम करता है। तो जिस दिन हमारे कंट्री में ग्रास रूट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे जब रूट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम वहाँ से, जैसे वो जब ऊपर है वो डिमांड है, ये सप्लाई है, yes. तो आपको बोलते रहेंगे कि जस्ट कीप सप्लाइंग द प्लेयर्स। तो जो जैसे जैसे ग्रास रूट स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे जैसे हमारी टीम जूनियर्स में आएगी, जूनियर्स के प्लेयर सीनियर में जाएंगे, तो वो ट्रांजिशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने बोला कि काम हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक्स हैं आपके पास जहाँ पे? बहुत सारे, जैसे बहुत सारी एकेडमीज है, एक राउंड ग्लास एकेडमी है चंडीगढ़ में, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट काम कर रही हैं, जो अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 बच्चों को गांव से लाती हैं, उनको एकेडमी में रखती हैं। एमपी एकेडमी, जो एमपी एकेडमी वुमेंस की है, आई थिंक आज के डेट में जो हमारी इंडियन वुमेंस टीम है 80-85% सारे एमपी एकेडमी के प्लेयर्स हैं, प्रोडक्ट हैं। अच्छा। तो एमपी एकेडमी जो है, जो ग्वालियर में है, मेंस की भोपाल में है,
तो वहाँ के सारे प्लेयर, विवेक सागर जो है वो भी एमपी एकेडमी का है, नीलकांता शर्मा वो भी एमपी एकेडमी का प्रोडक्ट है। जब ये 12-13 साल 14 साल की उम्र में एमपी एकेडमी गए थे, वहाँ से वो रोज, क्योंकि वहाँ जब आप एक एकेडमी में जाते हो ना तो आपका डाइट, खाना पीना, रहना, स्टडी, सब कुछ इट्स बीन टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे बहुत सारी गिनी चुनी एकेडमीज़ हैं। और अब के टाइम में एक एनसीओ है जिसको हम नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जिसको कहते हैं, तो वो जैसे पहले साइक बोलते थे हम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब उसको एनसीओ नाम दिया हुआ है। तो वो अपने अपने जगह में बहुत अच्छा काम कर रही है। बट वो ये कि हमें और भी रूरल एरियाज़ में जाना, अर्बन एरियाज़ में जाना, जहाँ लोगों को जागरूक करना कि दिस इज़ द स्पोर्ट, और उनको एक भरोसा दिलाना कि एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस, यू जस्ट हैव टू कम टू द ग्राउंड एंड प्ले, एंड देन यू सी देयर विल बी अ लॉट मोर चैंपियंस। यस, क्योंकि मेरा जो मानना है, अगर क्रिकेट से कंपेयर, क्योंकि बट ऑब्वियस है हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स को फॉलो किया जाता है या जहाँ पे प्लेयर्स जाना चाहते हैं वो क्रिकेट है। सो क्रिकेट में जो एक्सपेंसेज होते हैं या जो भी चीज़ें होता है उसको अगर कंपेयर करें तो हॉकी में उसके कंपेयर में थोड़ा कम है जी, क्योंकि क्रिकेट के लिए आपको बैट लेना है, शूज लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मतलब एटलीस्ट मिनिमम जो स्टार्ट है वो 15-20 हज़ार रुपये होता है। जबकि हॉकी के लिए आपको 2 चीज़ें लगती हैं, एक शूज और थोड़े सेफ्टी किट होते होंगे, बट ऑब्वियस, और हॉकी। ये मैं अब थोड़ा सा टोकना चाहूँगा, यही लोगों का मिसकंसेप्शन है। बहुत साल से मैंने अभी जैसे बोला कि क्रिकेट आप कहीं पर भी खेल सकते हैं, आपको एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ ले करने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल, यस, आपको 7 करोड़ रुपया चाहिए। जो हम देखते हैं ना मैट, ब्लू कलर का एस्ट्रोटर्फ पहले ग्रीन हुआ करता था, उसके लिए आपको 7 करोड़ चाहिए सिर्फ लगाने के लिए। और पूरा बनाने के लिए विथ स्प्रिंकलर्स एवरीथिंग 10 से 12 करोड़ लग जाते हैं। एक हॉकी स्टिक जो प्रोफेशनल प्लेयर यूज़ करते हैं वो करीबन 40-40 हज़ार रुपये की एक हॉकी स्टिक आती है। ओके। एक कुका पूरा बॉल 2,500 रुपये की आती है। और जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, एक अगर कोई भी प्लेयर अगर गोलकीपर बनना चाहता है उसके पास करीबन 2.5-3 लाख रुपए होना चाहिए वो पूरे किट खरीदने के लिए। अच्छा, तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पॉट। बट हाँ, अगर आप ग्रास रूट की बात करो तो ग्रास रूट आपको एक वुडन हॉकी स्टिक करीबन 2-3 हज़ार रुपये में मिलेगी, या ग्राफाइट आप जैसे भी कह लो, कि एकदम मतलब प्री अमेच्योर टाइप कह सकते हो कि उनके बच्चों के लिए। और हाँ, ये है कि कंपैरिजन तो सभी का अलग है, बिकॉज आपके एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग, और जब आप चलो जब उसमें इंटरेस्ट आता है तो आपके डिमांड्स भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स फिर आप वुडन हॉकी स्टिक से नहीं खेल सकते। आप जब एस्ट्रोटर्फ पे आओगे तो आपको ग्राफाइट हॉकी स्टिक चाहिए। जब आप कोई स्टेट चैंपियनशिप में सिलेक्ट हो गए तो ऑफकोर्स यू नीड गुड शूज़। आपको बताऊं, एक हॉकी शूज़ करीबन 13-14 हज़ार रुपये के हॉकी शूज़ आते हैं टू प्ले ऑन द एस्ट्रोटर्फ। सो इट इज़, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस वाइज डिफरेंस है। मेन है कि एक जो मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल मेंटालिटी हूँ, जो मेरी खुद की एकेडमी के बच्चे, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि फैसिलिटी से प्लेयर नहीं बनता, हार्डवर्क से प्लेयर बनता है। यस। और थोड़ा आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फैसिलिटी से, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ना आप एक बैकफुट हो जाते हो, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे टाइम पे क्या था और ये वो, बट हार्डवर्क ही है, सब कुछ है, और पैशन होना चाहिए। उसके बाद आप फटे हुए शूज़ में भी आप खेल सकते हो। यस। अब टूटी हुई हॉकी से भी गोल मार सकते हो अगर आप में पैशन है, हार्डवर्क है। फैसिलिटी से कोई प्लेयर नहीं बनता। जो मैं एक अपनी लाइन कहता हूँ कि चैम्पियंस आर द वन who eat or eat dal rice and sleep on hard surface, not the one who comes from AC room। जो स्ट्रगल करके आएगा ना, वो उसको लेवल पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। मेरे को आज जो मिला है ये मेरी मेहनत की वजह से मिला है। सही। और ये जो कंफर्ट से आते हैं, जो फैसिलिटीज से आते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब एक गांव का लड़का, एक स्लम का लड़का, मुंबई की एक चौल से कोई लड़का निकल के जब वो इंडिया कलर पहनेगा ना, ही विल वैल्यू इट मोर देन एनीवन एल्स। सो दैट इज़ द एक एथलीट की लाइफ है कि एवरीथिंग इज़ हार्ड वर्क। एंड आपको पता है वो आपको चीज़ मिलने वाली भी नहीं है, बट तो भी उसके लिए आप वो एक रहता है ना, लगन से आप करते रहते हो। काश एक ना एक दिन मिलेगी, वो एक उम्मीद से खेलते। आप कितने सारे, अब जैसे क्रिकेट की आप बात कर रहे हो, कितने प्लेयर आज़ाद मैदान में, कम से कम 10,000 लोग आप रोज़ सुबह देख लोगे, बट वो 10,000 में एक या दो होगा शायद वो आगे जाके इंडिया के लिए खेले। यस। बाकी लोग का क्या, बस एक उम्मीद होती है, बस उसी पे चलती है गाड़ी। यस। सो जो आपने बोला कि नहीं महंगा तो है बट ग्रास रूट पे उतना एक्सपेंसिव नहीं है, जी। मतलब
बट वो ग्रास रूट पे अभी तक पहुंच नहीं पा रहा। अगर आप देखेंगे तो हॉकी में मतलब 2-3-4 स्टेट्स का ही दबदबा है। जैसे क्रिकेट में अगर देखेंगे तो मुंबई का है, देन उसका स्टेट ना वाइज सर एक तो सबसे बड़ा जो मुझे रीज़न लगता है ये है पेरेंट्स। ये जनरेशन का जो थोड़ा मेंटालिटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और एंड आई एम श्योर आप भी अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, थोड़ा टेक सेवी हो गए हैं, फ़ोन्स आ गए हैं। माँ बाप का पहले सवाल ये होता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या है। अब आप जब वो ग्राउंड पे आ रहे हो आपको ही नहीं पता उसका फ्यूचर क्या है, तो आप उनके पेरेंट्स को क्या बोलोगे? थोड़ी सी बॉल लग जाए, हॉकी लग जाए, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाए तो माँ बाप बोलते रहने दो, डेंजर गेम है। आज तक मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ हुआ है। आज तक 130+ स्टिचेस हैं बॉडी में, 39 MRIs हैं, 80+ एक्सरेज निकाले हैं, 5 सर्जरी हुई हैं। बट ठीक है, अभी आज भी ऐसे लग जाती है, आप देखो ये सब ये सब टूटा हुआ है, ऐसे लग जाता है। डॉक्टर कसम आपको अभी बोलना बहुत आसान है, हम लोग इंजेक्शन भी नहीं लगाते, मतलब मार दो टाका, जो होगा देखा जाएगा। तो अभी इतना आदत हो गया, ये सब इधर 6 टाके, इधर 8 टाके, इधर 22 टाके सर में, तो ये सब चलता है। तो वही कह रहा हूँ ना, ये जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं ना, थोड़े अपने बच्चे को फ्रजाइल जैसा रखते हैं कि कुछ हो ना जाए। और पहला सवाल है फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है उनको ही नहीं पता। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बहुत डीपली सैड फील होता है कि बच्चे 90% लाके भी सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज 94-95 नहीं आया। वो दबाव किसका है? पेरेंट्स का ही है, सोसाइटल प्रेशर। हाँ कि अब 95% आने, अरे क्या कौन पूछ, आज मुझे कोई नहीं पूछ रहा है कितने ग्रेड आए। ऑल आई नो आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई एम अ वेरी रेयर दैट एंड आई कैन प्राउडली से आई एम अ वेरी वेरी वेल एजुकेटेड हॉकी प्लेयर। यस, इतना एजुकेशन हॉकी स्पोर्ट्स पर्सन में आना बहुत मुश्किल है, बट कोई प्रेशर ही नहीं था। मम्मी और डैडी बोला जो करना है कर बेटा, क्या करना है बस देखो। मुझे इसीलिए जब हमें खुद की एकेडमी में, इसलिए वो रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि कोविड के बाद से हमने एक एकेडमी स्टार्ट की थी एक ही उम्मीद से, जिसका नाम है CTC चैंपियंस ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें मैं, मेरा भाई और हम कुछ 8-9 लोग हैं उसमें। 2014 जो वर्ल्ड कप खेला हूँ पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई का इसलिए ऑफकोर्स मैं मुंबई का हूँ, मैं लास्ट वर्ल्ड कप पर हूँ 2014। 2018 में एक भी प्लेयर महाराष्ट्र से नहीं, 2022 में नहीं, और आगे वाला पता नहीं, गॉड नोस। 2016 लास्ट ओलंपिक जो महाराष्ट्र खेला मेरा भाई खेला है, इज़ द लास्ट ओलंपियन एंड आई एम द लास्ट वर्ल्ड कपर। टोक्यो में 2022 में एक भी प्लेयर महाराष्ट्र से नहीं, 24 रियो ओलंपिक्स में कोई भी नहीं, पेरिस में सॉरी। सो देयर इज नो, हमने इस उम्मीद से स्टार्ट की कि हम अपने एकेडमी से प्लेयर निकालेंगे जो जाके इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे, वो भी इंटरनेशनल स्टेज पे, वो भी बड़े लेवल पे। बट जब हम किसी को, पेरेंट्स को कन्विंस करते कि आप अपने बच्चों को भेजो, उनको पहला सवाल होता है नो ही वांट्स टू स्टडी। अरे मैं ये, आई एम नॉट अगेंस्ट स्टडीज, आई एम सेइंग आई थिंक यू कैन बैलेंस बोथ स्टडीज और खेलना, बैलेंस करो, दुनिया करती है। इनफैक्ट ये स्टडी प्रूव की है, अगर आप किसी एक कॉमन इंसान को खड़ा कर दो, आप एक स्पोर्ट्समैन को खड़ा कर दो, स्पोर्ट्समैन का ब्रेन 5 टाइम्स ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करेगा जो पढ़े लिखे से। ये इट इज़ प्रूवन साइंटिफिकली, यू कैन चेक। आई विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन हिम बिकॉज मुझे पता है स्पर ऑफ सेकंड में क्या डिसीजन लेना है, ये एक सिचुएशन आ जाएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, फेलियर्स एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं। वो सुसाइड और बिल्डिंग से जंप मारने की बात नहीं करूँगा, मैं गिव अप नहीं होऊंगा, कोई बात नहीं, अपने आप को बोलूँगा कोई बात नहीं, यू गेट, बिकॉज आपको रूटीन है। yes. आपको पता है आप हाथ में आज हार गए, आप जिसका कुछ भी नहीं कर सकते, और आपको कल भी फिर उठना है वही उम्मीद से कि आपको कल जीतना है। तो दिस इज स्पोर्ट्स टीचेस यू, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम सेइंग यू शुड बैलेंस बोथ। एंड स्पेशली पेरेंट्स को तो मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि आप इतना दबाव डालो मत, आपको बच्चे को जो पसंद है वो करने दो। yes. आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला गुकेश, यू जस्ट सी हिज एज, yes. जस्ट सी हिज एज। उसके माँ बाप ने बोला, हमने उसको, उसने बोला पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, बोला छोड़ दे। एंड व्हेन इट कम्स ब्रेन, चेस में वर्ल्ड चैंपियन। आज 14 जो भी उसकी एज है 18 ईयर्स में उसको 14.5 करोड़ रुपए अब कैश प्राइज मिले। आज एक पढ़ाई करने वाला बच्चा ला सकता है? नहीं ला सकते सर, हम लोग कॉर्पोरेट में नीरज चोपड़ा, ऑफकोर्स ये लाइन बोलना बहुत इजी है कि एक भाला फेंक दिया या एक जैवलिन फेंक दिया, उसके पीछे प्रैक्टिस बहुत है, बट एक भाला फेंक के 200-300 करोड़ इतने एंडोर्समेंट आना लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। मेरी कहानी, एक गोल मारने के बाद मेरे माँ बाप 40 ईयर से वो घर में रह रहे हैं, वही ड्राइविंग कर रहे हैं, वही कमा रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, बट घर पे
इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाई, सोसाइटल प्रेशर, बिल्डिंग वाले परमिशन है। जब जीत के इंडिया को खेला तो जब बाला साहब ठाकरे सर फोन किए तो पूरी बिल्डिंग हिल गई, लगा दिया कनेक्शन। तो सब स्पोर्ट ही एक ऐसा चीज़ है कि एक मोमेंट है, वो आप कभी भी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आई थिंक मेरा एक ही है कि जो आपका बच्चा करना चाहता है उसको करने दो। स्पेशली पढ़ाई के लिए ना, मार्क्स के लिए उनको भी प्रेशर मत दो कि इतना लाना है तो ये फ़ायदा होगा, ये करेगा तो वो फ़ायदा होगा। उसके बाद में भी दुनिया है, और द बेस्ट एजुकेशन कम्स फ्रॉम होम। इससे ऊपर कोई लाइन ही नहीं। आप अगर हम एक ही घर में हैं या आप मेरे स्कूल टीचर, बट यू विल नेवर टीच मी हाउ टू रिस्पेक्ट एनीवन। आप मुझे वो संस्कार नहीं सिखा सकते जो मुझे घर से मिलेंगे, घर से जो मिलेगा। तो वो सब वही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपने मुझे आके ये तो नहीं पूछा आपको कितने परसेंटेज मिले 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन। जो भी छोटी बहुत अचीवमेंट है वो इम्पोर्टेंट है और वो मैटर करता है। सही बात है। मुझे किसी गार्जियन से मेरा डिस्कशन हो रहा था, मेरा भतीजा क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करता है, तो 10th के बाद मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, स्टडीज को कंटिन्यू करूँ या उसको क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कराऊँ। तो एक उसके फ्रेंड के पेरेंट थे, तो उन्होंने बोला कि यार देखो, अल्टीमेट गोल क्या है, एक प्रोफेशन बनाना है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई के लिए पैदा हुए या खेल के लिए हुए। अल्टीमेट ये है कि जो उसका लाइफ होगा वो उसमें एक अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब उसी के लिए बड़ा होते हैं, और देश के लिए अगर कुछ अच्छा करके वो अर्निंग हो जाए तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। 100%। सो आप ये तो सोचो ही मत कि उसको एजुकेशन पे फोकस करना है या क्रिकेट पे। अगर आपको लगता है कि वो क्रिकेट खेल सकता है तो आप क्रिकेट पे फोकस करने दीजिए, पढ़ाई को साथ में चलने दीजिए। और दूसरा, जो अभी पढ़ाई का और स्पोर्ट्स का बैलेंस का चल रहा है, आईपीएल के हिस्ट्री में मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर जी का अभी चल रहा है बहुत दिनों से कि ही सेड कि नहीं, मैं पीएचडी भी परस्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खेलने वाला तो बहुत खेलूंगा तो 35 साल या 40 तक खेलूंगा, बट एजुकेशन मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहना। तो बैलेंस करने वाले हर स्पोर्ट्स में, जैसे आपने बोला कि आपने ग्रेजुएशन, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं जिन्होंने की पढ़ाई भी करा है और स्पोर्ट्स भी खेला और दोनों में एक्सेल किया। सही बात है। एटलीस्ट मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ तो रहेगा जब स्पोर्ट्स खेल रहा है बच्चा। बिल्कुल, एंड ही इज बेटर, एटलीस्ट वो ग्राउंड पर है, यस, रादर देन हैविंग फोन इन हिज हैंड और वहीं पर बस पूरा 6-8 घंटे पबजी खेल रहा है। उससे अच्छा उसको ग्राउंड पे भेजो, क्या पता कहीं से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ जाएगा। यस। सो हॉकी के लिए अगर किसी को स्टार्ट करना है, खास तौर से रूरल से या ऐसे शहरों से, मैं तो खैर बनारस से आता हूँ, बनारस से 2 ओलंपियन आए हैं मेरी नॉलेज में, जो है स्वर्गीय विवेक सिंह जी और ललित उपाध्याय, तो मोहम्मद शाहिद, यस। सो वहां पे तो हॉकी फिर भी चलता है, बहुत ज्यादा नहीं है बट हॉकी है, और वहां से आ भी रहे ओलंपियन, या पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वहां से प्लेयर्स आ जाते हैं भर भर के। बट जो ये शहर है जो आपने बोला, मुंबई हो गया या तो बेंगलोर हो गया या कहीं भी ऐसा जहाँ पे कि हॉकी उतना अभी प्रोमिनेंटली नहीं है, वहां के लिए आप मतलब वहां का जो यूथ है उसको अगर करियर अपना हॉकी में बनाना है तो किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, वहां के पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? जो आप सर्च इंजन में डालते हो उसी में आप हॉकी डालो तो आई थिंक वहाँ सब कुछ नॉलेज है, गूगल ही है जो सब लोगों को पता है। जो मुंबई में भी अभी जैसे हमारे एकेडमी में ऑलमोस्ट 35-40 बच्चे हैं। लास्ट 4 ईयर्स में हमारे 3 बच्चे जूनियर इंडियन कैंप में गए, दर्शन गांवकर, अक्षय आवाड और गोविंद नाग, यहीं चर्चगेट में एकेडमी चलती है। सो यही है कि इंटरेस्ट पैदा करना, और आपका मैं 100% मानता हूँ कि वहाँ तक जागरूक करना वो इम्पोर्टेंट है, लोगों तक एक मैसेज पहुँचाना कि मुंबई भी एक ऐसा है शहर है जिसके अंदर हॉकी चलती है और हॉकी खेलने से हमारे इतने सब बेनिफिट्स हो सकते हैं। आई थिंक वो एक जो नॉट है उसको कनेक्ट करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ कोर्स, बट दैट विल ओनली गो थ्रू सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट को इंटरेस्ट। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। एंड ये मामले में मैं बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे पीछे है 1000%। आप आज आपके चैनल के थ्रू मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, 2011 में जब मैं एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जीत के आया था, तो जब उस टाइम के सीएम, मैं नाम नहीं लूँगा, आप पता कर सकते हो, उन्होंने अनाउंस किया था कि युवराज वाल्मीकि को हम घर देंगे। आज 2025 आने ही वाला है, अभी तक नहीं मिला। फिर जब मुझे बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बोला था कि आप ना थोड़ा म्हाडा का फॉर्म भर के दे दो, आपका हो जाएगा। जब आप म्हाडा का फॉर्म भरते हो ना, म्हाडा के फॉर्म में स्पोर्ट्स कैटेगरी है ही नहीं इन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। सोचो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। सही बात है। इट इज़ ओनली एक्टर, डायरेक्टर, SC, ST, आप भी सब वो टीचर्स, ये वो XYZ, स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है।
तो आप कहाँ से स्पोर्ट्स बढ़ाओगे? सही बात है। तो अरे ये जो जो डीप कॉन्वर्जेशन है ना, बहुत लोगों को नहीं पता। एंड महाराष्ट्र स्टेट इतना टैलेंटेड है। आप मुंबई तो चलो एक सिटी है, आप कोल्हापुर, सोलापुर, ऐसे सब, सांगली, ये सब जगह पे चले जाओ, आपको ऐसे ऐसे प्लेयर मिलेंगे ना। बट जैसे आपने कहा कि जो स्कूल से बाहर निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, खेलना बंद, क्योंकि स्कोप ही नहीं ना। अब आपने जैसे बताया कि पूरे उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, अब हमारा महाराष्ट्र कितना बड़ा है ना। यस। आज अभी पूरे महाराष्ट्र में पता है कितने एस्ट्रोटर्फ हैं, कितने, लाइक टोटल नॉट मोर देन 5-6 जिस पे हम हॉकी खेलते हैं। सब बच्चा आपको कोई तो मट्टी पे खेलते हुए मिलेगा, कोई सीमेंट पे खेलते हुए मिलेगा, कोई कंक्रीट पे, कोई ग्रेवल पे। जो फर्स्ट टाइम जब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप होती है, जब अंडर 21, जब वो लड़का 18-19 साल का है, फर्स्ट टाइम जब वो कहीं और स्टेट में जाता है, या कहीं महाराष्ट्र में ही क्यों ना, वो जो हॉकी ग्राउंड पे फर्स्ट टाइम वो एस्ट्रोटर्फ पे पाँव रखता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना। हमारे अभी पूरा मुंबई इतना बड़ा शहर है, पूरे मुंबई में 2 एस्ट्रोटर्फ है, वो एक चर्चगेट में और एक कांदिवली में। और कांदिवली वाले अभी तक, इट इज़ बिकॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पर पूरे ग्राउंड पे पानी नहीं लग पाता क्योंकि स्प्रिंकलर ठीक नहीं है। हाँ, अभी से नहीं, 12 साल से उधर उस काम ही चल रहा है बस। एक चर्चगेट वाला है, वो ऑलमोस्ट उसका मतलब थोड़ा कंडीशन ख़राब हो गया, बट बच्चे वहीं आते हैं। तो वाशी से, नेरोल से सब बच्चा रोज़ सुबह पहली ट्रेन पकड़ के वो लोग सुबह प्रैक्टिस आते हैं हमारे अकेडमी। आप कभी आइए कल सुबह, आप देखिए, सिचुएशन इज़ वेरी बैड ऑफ द ग्राउंड। बट यही है बस, जैसे मैंने बोला, वो पागलपन है, खेलना है। तो ये जब तक हमारे पास फैसिलिटीज़, जो बेसिक नीड्स है, आपको ग्राउंड तो चाहिए बेसिक। हमारे पूरे महाराष्ट्र में, पुणे में बस 2 एस्ट्रोटर्फ है, एक बालेवाड़ी में, एक पिंपरी में, और एक औरंगाबाद में, और एक कोल्हापुर में अब भी लगाए हैं। बस 6 एस्ट्रोटर्फ है, उसमें से ये 2 तो हटा दो, मुंबई वाले। और वो हमने रिजल्ट भी देखा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाह जाए, नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में जो 17 एस्ट्रोटर्फ लगाए उन्होंने, पूरा 360 डिग्री का चेंज है। 3 महीने में उन्होंने सब गए सुंदरगढ़, बोले ये विलेज में हॉकी होती है, बोले हाँ, 17 एस्ट्रोटर्फ 3 महीने के अंदर लगा दी। 17 एस्ट्रोटर्फ किसको बोलते हैं? इन टोटल जब से वो सीएम बने थे अब तक 34 एस्ट्रोटर्फ लगे। एंड राउरकेला में पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया उन्होंने, जहाँ पर हॉकी इंडिया लीग हो रही है। 28 पूरा लीग वहीं पे होना है, वहाँ पर वर्ल्ड कप किया था। अब सोचिए 34 एस्ट्रोटर्फ पूरे उड़ीसा में, तो क्यों वहाँ से प्लेयर अमित रोहिदास जैसा, डिप्सन टिर्की जैसा, वीरेंद्र लाकरा जैसा बड़े बड़े लेजेंड्स तो निकलेंगे ना, क्योंकि ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये फैक्ट है। ये लोग इसके बारे में नहीं बोलते कि हम बोले तो कैसे कुछ अलग वे में पोर्ट्रे की। मैं आपको बता दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पोर्टल में हॉकी स्पोर्ट्स नहीं, हॉकी तो छोड़ी, तो स्पोर्ट्स ही नहीं है। और दैट टू मतलब कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल, इतना बड़ा फाइनेंशियल, ये इतने पैसे वाले पूरे मुंबई में ना, एक जन का दिल करे वो जाके एस्ट्रोटर्फ खरीद के बोले लगा दो, इतना तो है। यस यस, नहीं करना चाहते वही। अब सोचो, दिस इज द आयरॉनिक पार्ट ऑफ स्पोर्ट इन महाराष्ट्र। एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल से महाराष्ट्र में टैलेंट नहीं है। अरे यू कम एंड सी ना, अभी हम भी वही ग्राउंड पे प्रैक्टिस कराने, आप सोचो 4 साल में 3 बच्चा इंडिया कैंप चला गया बिना फैसिलिटीज से। मैं वही कहता हूँ, फैसिलिटी से कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट बेसिक जो नीड है ना, यू नीड अ प्रॉपर ग्राउंड टू प्रैक्टिस। सही बात है ही नहीं। मुंबई लीग हुआ करती थी, जो सबसे लोग पूरे हिंदुस्तान से लोग आके खेलना चाहते थे, मुंबई लीग, वो बंद हो गई। मुंबई गोल्ड कप, आप ये सबको गूगल करना, वन ऑफ द आइकॉनिक टूर्नामेंट, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर आके खेलना चाहता था कि मुंबई गोल्ड कप, बहुत बड़ा टूर्नामेंट, वो बंद हो गया। गुरु तेग बहादुर टूर्नामेंट होता था, वो बंद। चैंपियनशिप सब बंद। 4 साल से इंडिया मतलब मुंबई में एक टूर्नामेंट नहीं हुआ है। वहाँ पे जहाँ पे कि आप जैसे 2 भाई लोग हैं कि जो रोल मॉडल्स रहे हैं, या बाबा सर जैसे लोग जो कि आपने बोला कि फ्री सिट देते थे, फ्री में कोचिंग अभी भी आते हैं, अब वो चल भी नहीं पाते हैं, लंगड़ के हम बोलते हैं वाह जी आप प्लीज़ रेस्ट करो, एक आंख से दिखता नहीं, बोलते नहीं अब जाते जाते मेरे को और 1-2 प्लेयर बनाने, ये मोटिवेशन है बस। और आप सोचो 4 साल से टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े टूर्नामेंट मुंबई में। लेकिन बाकी जो कि एबल लोग हैं, कॉर्पोरेट हो या मिनिस्टर्स हो या तो मुख्यमंत्री हो, आपने बोला जो कि फाइनेंशियल हब है, मतलब ड्रीम सिटी बोलते हैं मुंबई में। जब भी आते हैं, मुझे याद है जब मैं पहली बार आ रहा था तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था,
आई एम कमिंग टू माई ड्रीम सिटी। Exactly. सो वो ड्रीम सिटी में अगर एक जो कि भारत के लिए एक पहचान देने वाला स्पोर्ट्स रहा है और हम बिल्कुल। नेशनल स्पोर्ट्स बोलते हैं, उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े शहर में बस 2 एस्ट्रोटर्फ, जो भी एक आप बोल रहे हो कांदीवली वाला, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर लॉन्ग yes. 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स लास्ट 3 वीक्स पहले MOU गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से साइन हुआ है कि वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ अभी लगेगा, लगा नहीं है अभी, लगेगा। अब कब लगेगा वो नहीं पता, प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर आपके पॉडकास्ट में आओ तो आपको अपडेट दे दूँ कि हुआ या नहीं हुआ। तो वो बहुत, यही सब जो छोटा छोटा चीज़ है ना, वी ऑलवेज थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर, बट जो जैसे मैंने अभी बोला था, ग्रास रूट जो है ना, है ही नहीं। हमारे पास जितने बच्चे हैं, 18 लोग स्विगी जोमेटो करते हैं रोज रात को, रोज रात को 18 लोग, 18 प्लेयर्स हैं जिसमें से रोज आते हैं। 3 बच्चे जो माटुंगा सर्कल है ना, वहीं के 3 बच्चे हैं, उसमें से एक लड़का आज के डेट में एक नेशनल चैंपियनशिप खेला। एक वेंकटेश है जो उसको हमने डॉन बॉस्को स्लम से, डॉन बॉस्को शेल्टर है ना, वहां से लेके आए थे। तो मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि लोग आना चाहते हैं, बट जब वो कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आगे क्या, अब यही बच्चे को आप उठा के आप उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा ये सब एकेडमी डाल दो, दे विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ द कंट्री, बिकॉज वहाँ से आए ना वो, उनको पता है मुझे ज़मीन से और बेड पे सोने मिलेगा एकेडमी में, आई विल बी अ डिफरेंट, आई विल रिस्पेक्ट दैट। मुझे जो खाना कभी ज़िंदगी में देखा नहीं वो खाने मिलेगा, तो आई विल बी अ डिफरेंट प्लेयर। इक्विपमेंट्स जो अचानक अच्छा मिलेगी तो ही विल बी अ डिफरेंट प्लेयर। जो मट्टी से एस्ट्रोटर्फ का सफ़र होगा, दिन रात वहीं एस्ट्रोटर्फ पे प्रैक्टिस करना है। कभी जिसने कभी जिम नहीं देखी हो, जिम में जाके जब वो वर्ल्ड क्लास जो जिम्स बनी है सब एकेडमी में, हॉकी में, जब उसमें जाएगा तो मेहनत करने का एक जज्बा भी बढ़ेगा। सही बात है। सो क्या मैसेज देना चाहेंगे एक नेशनल प्लेयर होने के नाते, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के नाते, जो भारत की जनता है, कि वहाँ से ज़्यादा प्लेयर फिर से हॉकी की तरफ रुझान करे? और बट ऑब्वियसली उसके बाद गवर्नमेंट को तो मैसेज देंगे, पहले एक बार अगर गार्जियन या जो पेरेंट्स है उनके लिए क्या मैसेज है? मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला कि आप जो भी आपका बच्चा करना चाहता है, आप प्लीज़ उसको रोक टोक ना करें। और क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते, तो वो एक माइंडसेट रख दिया ना कि उनको पढ़ाई कराना है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, क्या पता आपके बच्चे में वो एक हिडन टैलेंट हो जो शायद वो पढ़ाई से बड़ा हो या स्पोर्ट्स से भी बड़ा हो, कुछ अलग चीज़ करना चाहे, ज़रूरी नहीं कि हॉकी खेले। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रीडम देना चाहिए। एट द सेम टाइम एक एक डोर होती है, उसको रखना है अपने पास ही कि कब इसको टाइट करना है, कब रिलीज़ करना है। नहीं तो फिर आज का जनरेशन थोड़ा सा डेंजर भी है कि थोड़ा जल्दी माइंड बदल देता है हर चीज़ों में, थोड़ी गलत कंपनियां भी ज़्यादा हैं, ये तो जो फैक्ट है वो है। तो उतना एक ढील भी देना, उतना पकड़ भी रखनी है, बट मेक श्योर करना है कि कभी भी अगर वो स्पोर्ट्स में आए तो प्लीज़ जब आप कोई भी स्पोर्ट में उसको डालते हो तो रिजल्ट्स का आप परवाह मत करो। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी व्हेन यू लुक बैक आफ्टर, जब 10 साल का बच्चा आपका जाके कोई स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा या कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पेरेंट्स। तो आई थिंक बस वो रोक टोक ना करें। सेकेंडली, टू ऑल द यंग किड्स जो ये जनरेशन थोड़ा सा मिस करता है, एज आई सेड आई एम अ ओल्ड स्कूल बॉय, कि whatever you achieve in your life, whatever you do in your life, how far you reach in your life, the most important thing is to respect your parents. कहाँ पर भी आप पहुँचो, बस एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप बड़े होते हो, जब आपके पास कुछ नहीं होता, when you are nothing, your parents are with you, and when you become something, your parents are still with you. वही एक इंसान है जो हमेशा आपके साथ होते हैं। मैं कभी भी पूरे इंटरव्यू में आपने सुना हो, मैंने कभी भी ये लाइन यूज़ नहीं की, ना मैं कभी करता हूँ, ना मैं बोलता हूँ यंगस्टर कि ये मत बोलो कि मैं पूरे दुनिया बदल दूंगा, मैं दुनिया को प्राउड फील कराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने माँ बाप को प्राउड फील करा दे, उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। आई थिंक जिस दिन उनको लगा कि मेरा बेटा कुछ कर दिया, मेरी बेटी ने कुछ कर दिया, दैट इज़ द बिगेस्ट। सो सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उससे बड़ा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड थिंग टू गवर्नमेंट की जस्ट कीप सपोर्टिंग दिस स्पोर्ट। एंड मैं हॉकी की इसलिए बात करूँगा क्योंकि मैं खुद हॉकी प्लेयर हूँ, और इतने वन ऑफ माई फेवरेट सिटी जो पूरी दुनिया यहाँ आना चाहती है, मैं वहाँ पर पला बड़ा हूँ, वहाँ से बड़ा हुआ हूँ। जब मैं इतने मुश्किलों से अगर इंडिया के लिए खेल सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छा चीज़ें एक
फैसिलिटीज़ कह दो या एक मॉरल सपोर्ट कह दो, जब वो सब हमारे स्टेट से अगर मिलने लग जाए तो यू विल सी मैनी मोर सच धनराज पिल्लेज, युवराज वाल्मीकि, देवेंद्र वाल्मीकि कमिंग एंड रिप्रेजेंटिंग आवर स्टेट एंड महाराष्ट्र एंड ऑफ कोर्स इंडिया। कोई स्पेसिफिक 3 डिमांड अगर हो आपके दिमाग में जो कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से आप भारत द राइजिंग भारत शो के माध्यम से देना चाहें या डिमांड रखना चाहें अपना? बस एस्ट्रोटर्फ लगाइए, आप प्रॉपर हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर करिए, एक प्लान करिए। एंड जो मैंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम में एक तो कुछ होना चाहिए कि स्पोर्ट्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना है। हर बच्चा को कंपलसरी ही और शी जस्ट फॉर हिज डेली हेल्थ कि उसको एक स्पोर्ट्स खेलना है। डजेंट मैटर कि वो इंडिया खेले नहीं खेले, इतना श्योर है जब वो स्कूल से पास आउट होगा ना 10th से, ही विल मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। ही नोज़ और शी नोज़ कि मुझे सुबह उठना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, चाहे वो आप आधा घंटा योगा करो या आधा घंटा मेडिटेशन करो, आधा घंटा रनिंग करो। मुझे पता है कि मेरी लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स ही एक है जो आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाइए जहाँ पर एक बच्चा या बच्ची एक स्पोर्ट्स को परस्यू करे। सेकेंडली, थोड़े से आपके माध्यम से पेरेंट्स को भी जागरूक कराइए कि इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। सो कीप इट ईजी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कीप इट ईजी। एंड अगर हॉकी की स्पेसिफिक बात करें तो आई थिंक और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। और जब आपका साथ आ जाएगा तो हम प्लान्स बता देंगे क्या क्या करना है। सही बात। काफी सीरियस कन्वर्सेशन हो गया। सो थोड़ा सा लाइट करते हैं मोमेंट को। हॉकी के बाहर क्या करते हैं युवराज वाल्मीकि? हॉकी के बाद बस मैं रेस्ट करता हूँ और मेरा लाइफ थोड़ा सा आप लेजी कह सकते हो कि आप मैं मूवीज़ देखता हूँ, मैं थोड़े फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करता हूँ। मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, जो 4-5 ही दोस्त हैं, और फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिताता हूँ। वो मेरा एक सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। मेरा कोशिश यही रहता है कि बस मम्मी डैडी के साथ और घर पे रहूँ, बस टाइम स्पेंड करूँ। एंड बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सोता बहुत हूँ। माई रिकॉर्ड ऑफ स्लीपिंग इज़ 36 आवर्स नॉन स्टॉप। मुझे अगर अभी भी आज रात को अगर कोई सुला दे घर पे, नो डिस्टर्बेंस, सिर्फ मुझे बस 2-3 पानी की बोतल रख दे, खाना भी नहीं चाहिए। अगर आज मैं अगर रात को सोऊंगा तो कल रात पूरा परसों सुबह इजीली उठ सकता हूँ। अच्छा। तो मुझे सोना बहुत पसंद है, तो मैं रेस्ट बहुत करता हूँ। इन शॉर्ट की मेरे को बस रेस्ट करना है। ऐसा लगता है आप इतने साल से कर ही रहे तो एक थोड़ा माहौल लाइट रखता हूँ। और बस हाँ, और फ्री टाइम होता है जब संडे, तो संडे आज भी वही है कि जाके क्रिकेट खेलना, वो मुझे बहुत पसंद है। और जब हमारे एरिया की एक टीम है मरीन ड्राइव, वो एक ऐप है, उसमें मेरे रिकॉर्ड्स भी हैं, तो आई एम अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो एक ड्रीम क्रिक बस करके एक ऐप है, उस पर आप मेरा नाम डालोगे तो मेरे स्कोर्स आएंगे। अच्छा। तो मैंने मतलब मैं हर संडे आज़ाद मैदान में, नॉट एवरी संडे बट एवरी संडे हम लोग तो टेनिस बॉल पे खेलते हैं, बट महीने में एक बार हम सीज़न बॉल पे खेलते हैं। तो आज़ाद मैदान में हम पिच बुक करते हैं। तो मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो क्रिकेट खेलना भी शौक है। मूवीज़ देखना और रेस्ट करना, बस यही मेरा काम है। फ्यूचर प्लान्स क्या है अगर अगले 5 साल में युवराज वाल्मीकि के पूछा जाए तो? ऑफ कोर्स अपनी एकेडमी को एक अलग लेवल पे लेके जाना। जैसे आप लोग को जैसे नहीं पता, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरा इतना ही टारगेट है कि ये चैनल्स के माध्यम से या कहीं से भी अपने हार्डवर्क से इस एकेडमी को एक स्टेज पे लाना है जहाँ पर हर कोई मुंबई में आना चाहे और एकेडमी में जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस एकेडमी। ऑल्सो जो भी मैंने इतने सालों में जो सीखा है, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द यंगर जनरेशन। जो अल्टीमेट गोल है, वी वॉन्ट टू सी मैनी मोर वाल्मीकि ब्रदर्स कमिंग एंड प्लेइंग फॉर द कंट्री। ऑफकोर्स वो एक है, और स्पेशली अब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कोचिंग की तरफ जा रहा है, तो आई वॉन्ट टू बिकम फुल टाइम कोच। सो लेट्स सी। फेवरेट स्पोर्ट्स अदर देन हॉकी क्रिकेट है, बात से पता चल गया जी। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? MS Dhoni, all time. No one bigger than him. Of course, Sachin Tendulkar is the god of cricket, but I'm just talking about this part because हम relate करते हैं। तो हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, कौन था लोगो जब वो आया था तो गाउटी प्लेयर है, ये नहीं, तो आज पूरे गांव को जगा के रखता है जब वो खेलता है। तो आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम प्लेयर
उनका जो एक गेम को देखना, एक लाइफ को देखना, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके फ़ोन से दूर रहूँ, जैसे मतलब, बट वो हो नहीं पाता बिकॉज मैं थोड़ा सा यंगर जनरेशन हूँ, थोड़ा सा, बट आई थिंक हमारा एक लास्ट जनरेशन है जो थोड़ा सा संभला हुआ जनरेशन है, आई वुड से। Yes. तो आई थिंक MS धोनी ऑल टाइम, एंड देयर इज ओनली वन टीम आई सपोर्ट, दैट इज CSK। जब IPL होता है तो हमारे घर पे बहुत झगड़ा होता है, सारे मुंबई वाले एक तरफ हो जाते हैं, ओके मुंबई इंडियंस, तो अब हम उसी पे लगाते हैं कि नहीं CSK। तो अभी भी तो घर वाले थोड़ा आगे चल रहे हैं बिकॉज 5 ट्रॉफीज मुंबई के पास है, बट लेट्स सी, जाते जाते MS धोनी इस साल, इस टाइम के कमाल कर IPL, जाए। यू नेवर नो। Did you ever get a chance to meet? Yeah, of course, but not like conversation। अभी जैसे RP सिंह भाई साहब हैं, RP भाई है, मेरे क्रिकेटर्स बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ बस एक बार मेरे को माई भाई से एक बार मिलना है, बस उनको बैठ के बातें करनी है, द वे ही लुक एट लाइफ एंड मतलब एक ड्रीम कह सकते हो कि एक उनसे और एक शाहरुख खान। आई थिंक ये 2 आइकॉनिक फिगर है जो मेरे एक विश लिस्ट कहते हैं ना, उसमें है कि उनको एक बस मिलना है लाइफ में एक बार, और होपफुली टिल माई लास्ट ब्रेथ, मतलब दे विल ऑलवेज बी द अदर साइड ऑफ इंस्पिरेशन, बिकॉज जिस हिसाब से एक लड़का जो दिल्ली से आता है, मुंबई में खड़े होकर कहता है कि इस सिटी पे मैं राज करूँगा, एंड विच इज़ डूइंग इट, शाहरुख खान। एंड एक प्लेयर जो झारखंड से आके पूरे विश्व में नाम कमाता है और 3 ICC ट्रॉफी इंडिया के लिए दिलाता है, और इतने इंटेंस मोमेंट में भी वो काम कंपोज रहना, तो वो सब सीखने वाली चीज़ें हैं। तो आई थिंक दीज आर द 2 आइकॉनिक इंस्पिरेशन, अपार्ट फ्रॉम एज आई सेड माई फैमिली, धनराज पिल्ले एंड बाबा सर, दिस 2 आर द अदर वंस हु रियली आई लुक अप टू। एंड बस उम्मीद है और एक दुआ है कि उनसे मिलूँ और मिल के ऐसा टाइम स्पेंड करना है 5-10 मिनट। सो आई जस्ट वांट टू नो देम मोर। माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस समझना है। राइट। मूवी, क्योंकि आपने शाहरुख खान सर का नाम लिया, तो फेवरेट मूवी स्टार तो बट ऑब्वियस है कि वो है। जी। फेवरेट मूवी ऑल टाइम? ऑल टाइम वैसे अगर देखने जाएंगे तो इन लव एंगल में वीर ज़ारा, अच्छा। और एक मोटिवेशन के हिसाब से या स्पेशली हॉकी से रिलेटेड चक दे इंडिया। तो आज भी जब मैच में, जब डोमेस्टिकली वेर आई प्ले, तो जब भी मैच खेलने जाते हैं तो हम लोग एक गाना हमेशा स्पेशली मैं सुनता हूँ कि मौला मेरे ले ले मेरी जान। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। तो आई मीन ये 2 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। लाइफ में अदर देन स्पोर्ट्स कोई रोल मॉडल जिसको फॉलो करते हैं, जिससे कुछ मतलब इंस्पिरेशन मिलता है? अदर फ्रॉम स्पोर्ट्स तो मैंने कहा कि शाहरुख खान। ओके। जिस हिसाब से वो दुनिया को देखते हैं, एक जेंटलमैन वाला एक जो नेचर है, जिस हिसाब से बात करना, एक लाजमी एक ठहराव, एक एटीट्यूड, जो इस हिसाब से जब वो वॉक करके आते हैं, तो आई थिंक शाहरुख खान ऑफ कोर्स द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन दैट वे। ठीक है। युवराज वाल्मीकि अगर अपने आप को एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहे? वाह, ये डिफ़िकल्ट टास्क है। अपने आप को डिफाइन करना, मेरा जो ज़िंदगी जीने का तो एक तरीका है ना, तो मैं को शायरी के थ्रू मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट खेलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों मेरे साथ होती हैं, कभी आप सिलेक्ट होते हो, कभी आप सिलेक्ट नहीं होते हो। तो मेरा एक जिसमें लाइन है कि जिस चीज़ को पाने की खुशी और उसी चीज़ को खोने के खौफ के बीच में अगर ज़िंदगी जियोगे ना, तो उसमें मज़ा है। तो अगर उसका मतलब ये है कि अगर मुझे जिस चीज़ को पाने की खुशी, अगर मुझे वो टीम में सिलेक्ट होना है तो उसकी खुशी भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम जब वो मुझे मिल जाए ना तो उसका डर भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे वाला जो बंदा है वो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो अगर वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा वो जगह को रहना, मतलब वो जगह लोग मुकाम पर पहुँच जाते हैं पर वहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज़ व्हाट आई लुक एट लाइफ एट। एक मैसेज जो यूथ को देना चाहेंगे? जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। एक डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। बस मेहनत करो, हार्डवर्क के आगे कुछ भी नहीं है, कभी ना कभी तो ऊपर वाला देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लक और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, वो एक फैक्टर है। आपकी मेहनत वगैरह तो है ही 100%,
बट कभी कभी एक सही जगह पे होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक वही एक यूथ के लिए मैसेज है कि आप कोई भी फील्ड में हो, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। और जैसे मैंने बताया कि जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर कोचेस, एंड जस्ट एन्जॉय लाइफ। एंड एक वो हंसी चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। दुनिया में कितने भी दुख आ जाए, ऑलवेज वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस, बिकॉज आई थिंक इस सोसाइटी में किसी को परवाह नहीं है कि आप क्या चीज़ से गुजर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे स्पेशली इस टाइम में थोड़ा कंपटीशन चलता है। अगर आप मुझे एक दुख की कहानी बताओगे ना, तो मैं आपको उससे बड़ी बताऊँगा कि मैं भी ये चीज़ से गुजर रहा हूँ। तो कंपटीशन है, बस जस्ट एन्जॉय लाइफ। जो मोमेंट है उसको एन्जॉय करो, कि जैसे शाहरुख का डायलॉग है, क्या पता कल हो ना हो। तो जस्ट एन्जॉय लाइफ। एक मैसेज जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को देना चाहेंगे, जो आपने स्पोर्ट्स में सीखा हो। जस्ट बी अ गुड लीडर इन वॉट एवर यू डू। एनी फील्ड इज़ अ टीम स्पोर्ट। आज आपका शायद पॉडकास्ट भी है, उसके पीछे भी एक टीम है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो भी एक टीम है। स्पोर्ट है, वो भी एक टीम है। सो यू विन टुगेदर, यू लूज टुगेदर। जस्ट बी टुगेदर, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। व्हाट्स द रोल ऑफ लक? किस्मत का किसी के जिंदगी में क्या रोल है? वही तो किस्मत है, आप सही जगह पर हो सही टाइम पर, वही एक किस्मत है। एंड जब आपकी मेहनत 100 से ऊपर होगी ना, अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है और वो ऊपर वाले को पता है, तो लक अपने आप आता है। बट उसको ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी को, आपका काम है। तो बस लक की बात है। क्या पता उस फाइनल में मैं अगर गोल नहीं मारता, क्या पता मेरे घर पे वो लाइट होती या नहीं होती, क्या पता उससे भी बड़ा कुछ हो सकता था। बट आई फील एवरीथिंग इज़ रिटन। जो होना है वो सही टाइम पे ही होगा, और उसी टाइम पे होगा। आप सर से पाँव तक का जोर लगा लेना, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, जो होना है वो होके ही रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank आप you. आए द राइजिंग भारत पॉडकास्ट पे, इतना टाइम दिया, बहुत सारे लाइफ लर्निंग्स और मैसेजेस दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच।